Right, dear all participants, welcome in this 40 hours challenge of Anatomy Physiology for Physical Education by Tariq Sirs P. वाले। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे 2 घंटे गुजर चुके हैं। 2 घंटे हमारे गुजर चुके हैं। 38 घंटे हमारे पास बचे हैं। आज हम ये 2 घंटे भी ख़त्म कर लेंगे विद द ग्रेस ऑफ द गॉड, और फिर उसके बाद हमारे पास 36 घंटे बचेंगे। तो 40 घंटे फिजिकल एजुकेशन, सॉरी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फॉर फिजिकल एक्टिविटी के लिए 40 घंटे पूरे नहीं हैं। हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत मेन टॉपिक्स जो हमारे फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड होंगे, हम सिर्फ उनको लेंगे। इसी वजह से हम लोगों ने माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का एक हिस्सा हमने छोड़ दिया जो ज़्यादातर सिलेबसेस में होता है, जैसे सेल्स, टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, है ना, और सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने छोड़ दी। तो आइए अब हम लोग जो है वो इसको शुरू करते हैं, और इसको अब हम लोग शुरू करेंगे जो है वो श्री सरस्वती वंदना से। ये इंडियन कल्चर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत खूबसूरत जो है वो एक प्रैक्टिस है, जिसको कि पूरे हिंदुस्तान में दोहराया जाता है, और बल्कि पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन, हमेशा से ह्यूमन सिविलाइजेशन की ये प्रैक्टिस है कि वो ऑलमाइटी गॉड को अपने हर प्रोग्राम से पहले याद करती है। तो आइए हम लोग इंडियन कल्चर में चूंकि रहते हैं, इंडिया में, इंडिया का कल्चर हमारा कल्चर है, इसलिए हम इस कल्चर की प्रैक्टिस को जो है वो मेंटेन रखेंगे, और हम श्री सरस्वती वंदना से अपने प्रोग्राम को शुरू करेंगे। तो अब शुरू करते हैं हम लोग। आरंभः वंदे परमेश्वरम ब्रह्मानंद स्वरूपम। मैं शुरू करता हूं परमेश्वर के बनाए सिद्धांतों की तारीफ के साथ, उसके सिद्धांतों के साथ मैं शुरू करता हूं। परमेश्वर की उपस्थिति अर्थात उसके बनाए सिद्धांतों के अनुसार कर्म करने में ही परम आनंद है। उसने जिस सिद्धांत पे हमारे जीवन को बनाया है, अगर वैसे हम काम करेंगे तो परमानंद में रहेंगे, और अगर हम उनके सिद्धांतों के खिलाफ अपना जीवन गुजारेंगे तो टेंशन, डर, खौफ, ये सारी चीजें हमारे ऊपर जो है वो एक अजाब की तरह, एक जैसे नर्क में हम रह रहे हैं, ऐसी हमारी जो है वो हो जाएगी। तो आइए हम सब परमानंद के साथ जो है वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को याद करें, या उसको पढ़ने की कोशिश करें। तो अब हम लोग जो है वो श्री सरस्वती वंदना हम लोग शुरू करते हैं। ये श्री सरस्वती वंदना मैंने जो है वो ऋग्वेद से ली है ना। ऋग्वेद का पहला मंडल है, तीसरा सूक्त है, और मंत्र नंबर 10, 11 और 12 है ना। तो सबसे पहला जो उसका 10वां मंत्र है वो है प्रेयर फॉर विजडम। पावकनः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनी नीतिवती यज्ञम वष्टुधिया वसुः। अर्थात, ओ सरस्वती, आप हमारी हर तरह की कमजोरियों को दूर करने वाले हो, और ओ सरस्वती, जब हम आपके बताए मार्ग पर कड़ी मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो आपका स्वभाव और गुण हमारे अंदर जागृत होने लगते हैं। ओ सरस्वती, इस संघर्ष में आपकी शक्ति हमें प्रदान हो। एक्सेप्टेंस ऑफ प्रेयर एंड ब्लेसिंग्स। चोदयित्रिसूनरतानां चेतन्ति सुमतीनां यज्ञं दधे सरस्वती। अर्थात, ओ सरस्वती, आप हमें सच्चाई की तरफ प्रेरित करो और हमारे अंदर सत्य कर्म करने की सुमति प्रदान करो। उस सरस्वती ने मेरे इस संघर्ष को कबूल कर लिया। मेकिंग द प्रेजेंस ऑफ यूनिवर्सल विजडम फेल्ट विद इन अस। महो अड़ह सरस्वती प्रचेतयति केतुना धियो विश्व विराजति। ओ सरस्वती, आपकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। आपकी यूनिवर्सल विजडम से ही ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, ये दुनिया नहीं, पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, और हमारी बुद्धि को जागृत करने का स्रोत, सोर्स भी आप ही हो। वो सरस्वती अपनी पूरी सार्वभौमिक बुद्धिमत्ता, यूनिवर्सल विजडम और ज्ञान के साथ यहाँ मौजूद है, एनाटॉमी की क्लास में मौजूद है। देखिए, उसी ने हमको बनाया ना, जिसको हम अलग अलग नामों से कहते हैं। आपने सरस्वती कह लिया अभी श्री सरस्वती वंदना में,
सरस्वती कहते हैं वो ईश्वर जो हमको इल्म देता है, जो हमको ज्ञान देता है, ज्ञान देने वाला। वो कोई कई नहीं है, एक ही है, उसकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको हम अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स से पुकारते हैं। इसको अरबी जुबान में अलीम भी कहते हैं। तो आइए देखिए, अब हम लोग आज डिस्कस करते हैं कि 40 आवर्स चैलेंज ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को कैसे जीतें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे कई लोगों ने जो है वो मैसेज किया, फ़ोन किया, करके बात करी। उन्होंने कहा कि सर हमको बड़ा मुश्किल लग रहा है, शायद हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आप बहुत इंटरेस्टिंग उसमें पढ़ाते हैं। तो मैंने उनसे एक बात कही कि देखो, नेगेटिविटी तो सब तरफ है, नेगेटिविटी हर जगह मौजूद है। आप नेगेटिविटी पे मत जाओ। आप ये मत सोचो कि मुझसे नहीं होगा। आप जो सोचोगे वही आपके साथ होगा। आप सोचोगे नहीं होगा तो नहीं होगा। आप सोचो कि आपके साथ होगा। अच्छा, अब ये होगा कैसे? तो आपको एक चीज़ अच्छी लग रही है कि सर आप अच्छा पढ़ाते हो, अच्छे से आप बात करते हो, अच्छे से समझाने की कोशिश करते हो और हमारे दिल को बहुत सी बातें अच्छी लगती हैं। ओके फाइन, आप इसी को पकड़ के रखो, है नहीं? तो आप देखोगे कि आप धीरे-धीरे आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। लेकिन मेरे ख़्याल में मुझे ये आया ज़हन में कि मैं आप लोगों के साथ जो है वो ये शेयर करूँ कि चूँकि चैलेंज है ना, तो ये चैलेंज है तो हमें ये कैसे जीतें? उसके लिए मैंने 10 पॉइंट्स बनाए, वो मैं आप लोगों के साथ पहले डिस्कस करता चलूँ। तो सबसे पहला तो है मेक अ प्लान। आपको प्लान बनाना पड़ेगा। देखिए, मैंने आपसे पहले बात करी थी ना कि ये एक जर्नी है, जर्नी टुवर्ड्स एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो जब जर्नी है तो कोई ना कोई प्लान तो बनाना पड़ेगा आपको। अब वो प्लान क्या हो और कैसा प्लान हो, उसकी जो है वो हमको पहले से तैयारी रखनी होगी। जब हम दिल्ली जाते हैं, कहीं प्लान करते हैं जर्नी का, तो हम तैयारी करते हैं ना, तो उसी के लिए आपको एक प्लान बनाना होगा। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि आपका जीवन जैसा चल रहा था इस 40 आवर्स चैलेंज ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी से पहले, जैसा जीवन चल रहा था वैसा ही आप चलाते रहो और साथ में एक ये नई चीज भी आ जाए ना, ऐसा नहीं होगा। आपको अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आने पड़ेंगे ताकि ये नई इंफॉर्मेशन या नई या रिपीटिशन ऑफ दिस लर्निंग, यानी विच यू हैव ऑलरेडी लर्नड, आपको जो है वो ताकि जगह बना सके। आपके घर के अंदर जो है वो कोई नई चीज़ आनी है तो आप बहुत सी चीज़ें एडजस्टमेंट करते हो। इसी तरीके से आपको अपने जीवन में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होगा। क्या एडजस्टमेंट करना होगा? आपको इसको एक्स्ट्रा टाइम देना होगा। इसके लिए आपको प्लान बनाना होगा। तो सबसे पहला प्लान तो आप ये बनाओ कि आप जब क्लास कर लेते हो तो क्लास करने के बाद आप कोई एक टाइम बनाओ जब आप पढ़ोगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, टेक्निकल टर्म्स हैं, 108 बार आपको दोहराना है ताकि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में चले जाएं, ऑटोमेटिक लर्निंग में चले जाएं। उसके लिए आपको हर टर्म को 108 बार दोहराना होगा। तो ये जो आपका 108 बार दोहराना है, इसके लिए आपको कुछ दिन चाहिए ना, कोई दिन का वक्त चाहिए। अगर आप सोचोगे अच्छा अभी कर लूंगा तो अभी कर लूंगा तो अभी कर लूंगा, दिस इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन, दिस इज कॉल्ड टालना, टाला मटोल करना। नहीं, आप एक स्टिक करो आपको ये प्लान पे। सुबह 5 बजे से 7 बजे तक आप एनाटॉमी रिवाइज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा कुछ एडजस्टमेंट करना होगा, ये एक एग्जाम्पल है। 3 से 5 आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको करना होगा। रात में सोने से पहले 2 घंटे आपको पढ़ना होगा। ऐसा करके अगर आप कुछ एडजस्टमेंट करोगे तब आपके अंदर ये एनाटॉमी की नई लर्निंग वापस आएगी। और अगर नहीं करोगे तो इफ यू डोंट प्लान तो आप कुछ नहीं हो सकता। आप यहाँ 40 घंटे अपने भी खराब कर रहे हो और मेरे भी खराब कर रहे हो, ठीक है नहीं? और रिसोर्सेज भी खराब कर रहे हो, अपने भी खराब कर रहे हो और अपने माँ बाप के, अपने घर वालों के भी खर्च कर रहे हो। इंटरनेट खर्च होता है भाई, है ना? तो हैव अ प्लान। दूसरी चीज है नो दैट यू आर नॉट अलोन। आप ये समझने की कोशिश करो बहुत अच्छे से कि आप अकेले नहीं हो। आपके साथ बहुत से लोग हैं, मैं भी आपके साथ हूं, जिनको एनाटॉमी में बेइंतहा परेशानी। मैंने आपको बताया ना अपना एक्सपीरियंस, सर के ऊपर से निकल रही थी मेरे, समझ में नहीं आ रहा था ये कैसे हत्ते चढ़ेगी। लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ सरस्वती, वो चीजें आ गई मेरे अंदर। कि जितनी आ गई, जिस लेवल की आ गई वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज, लेकिन आ गई। ऐसे ही आप भी, तो आप अकेले नहीं हो। आज भी फिजिकल एक्टिविटी प्रोफेशन से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, सबको एनाटॉमी फिजियोलॉजी में परेशानी है, परेशानी है, परेशानी है। लेकिन परेशानी है का मतलब ये नहीं है कि हम जो है वो ऑस्ट्रिच की तरह मुंह डाल के बैठ जाएं कि परेशानी है अब क्या करें। नहीं, उससे चैलेंज लो उसका। हमारा चैलेंज 40 आवर्स का है। तो आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ दुनिया है। दुनिया के सारी परेशानियों को हल इंसान करता है। अरे हर जानवर अपनी अपनी परेशानियां हल कर लेते हैं, तो हम नहीं कर सकते, है नहीं? तो नो, यू आर नॉट अलोन। आप अकेले नहीं हो, दूसरे लोग भी कर रहे हैं, दूसरे लोग भी कर रहे हैं, आप भी करो, ठीक है? तीसरी चीज है आस्क फॉर हेल्प। हमेशा एक दूसरे से मदद मांगो। मदद मांगने में हमें थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम आती है। नहीं,
ईगो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आप ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प। जो हेल्प के लिए दूसरों से पूछता है वो आसानी के साथ अपनी मंजिल तक चला जाता है। आपको फॉर एग्जाम्पल कोई रास्ता ना पता हो और आप टामक टुइयां मारते रहो सड़कों पे, इधर उधर मोड़ पे चले जाओ, तो आपको कितनी परेशानी होगी। आप क्या करो, सबसे आसान तरीका है कि हर मोड़ पर खड़े होकर के वहां पे लोगों से पूछ लो कि मुझे वहां जाना है, आप किधर जाना है। तो वो आपको बहुत सारे रास्ते बताएगा। नहीं, आप सारे रास्ते मत पकड़ो, आप वो पहली मोड़ पकड़ लो जहां वो बता रहा है कि यहां से सीधे जाना और लेफ्ट को मोड़ना, बस उस मोड़ पे पहुंच जाओ, फिर अगला आप पूछ लो, फिर आप इस तरीके से अगला पूछ लो। तो आप जब ऐसे करोगे तो आपको बहुत आसानी के साथ और जो मुसाफिर अगर हेल्प नहीं मांगता दूसरों से, कुछ ईगो प्रॉब्लम होती है उसको, उसे बुरा लगता है या उसे लगता है अच्छाई में कि सारे खामखा दूसरे को परेशान करना, तो फिर वो अपनी मंजिल तक बहुत टमक टोइयां मारता हुआ पहुंचता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सब लोगों से कि आप लोग जो है वो कीप आस्किंग फॉर हेल्प, है नहीं, ताकि आप आसानी के साथ जो है वो एनॉटमेंट फिजियोलॉजी फॉर फिजिकल एक्टिविटी का मंजिल को आसानी से इन 40 घंटों में पकड़ सके। अब देखिए, फील योर फीलिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जबरदस्ती नहीं करना। आपको बहुत टाइम ऐसा लगेगा पढ़ते पे, जानकारी हासिल करते पे आपको लगेगा कि जैसे मतलब आपको लगेगा जैसे आप जबरदस्ती कर रहे हो अपने साथ, है नहीं, कि अरे तो उस वक्त छोड़ दो, इरिटेशन सा हो रहा होगा अंदर। फील योर फीलिंग्स ऑलवेज। उस काम को करते पे और खास करके एनाटॉमी फिजियोलॉजी में काम को करते पे आपको ऑलवेज यू हैव टू फील योर फीलिंग्स, कि आपको कब अच्छा लग रहा है, कब आपको बुरा लग रहा है। 24 घंटे में इंसान के इमोशंस ऊपर नीचे होते रहते हैं, है नहीं। जैसे मैं आपके साथ इस वक्त इंटरेक्शन कर रहा हूं, ऐसे मैं हर वक्त नहीं रहता 24 घंटे में। क्यों नहीं रहता? एक इंसान हूं, मेरे अंदर बहुत सी अच्छाइयां होंगी, मेरे अंदर बहुत सी बुराइयां होंगी, मेरे अंदर बहुत सी कमियां, शॉर्टकमिंग्स होंगी, यानी इन सारी चीजों के साथ मुझको आपके साथ एनाटॉमी फिजियोलॉजी शेयर करनी है। तो मैं कैसे शेयर करूं? तो मैं आई ऑलवेज गो विद माई फीलिंग्स। तो जिस मोमेंट मुझको अच्छा लगता है उस मोमेंट जो है वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता हूं, ताकि मैं आपको बेस्ट पॉसिबल मैनर में आपको जो है वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी शेयर कर सकूं आपके साथ। एक्सेप्ट सपोर्ट। अगर आप किसी से हेल्प नहीं मांग रहे और कोई आपको हेल्प देना चाहता है तो आप उसकी सपोर्ट को एक्सेप्ट करिए, क्योंकि नो वन इज कंप्लीट इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। मैं अपने आप में कंप्लीट नहीं हूं। आज भी मैं बहुत सी चीजों की सपोर्ट लेता हूं। आज भी जो है वो क्या कहते हैं, अपने दोस्तों से, अपने सीनियर से आज भी शेयर करने की कोशिश करता हूं कि मुझे एनाटॉमी में ये नहीं समझ में आ रहा, ये नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, तो वो हम मुझको बताने की कोशिश करते हैं। तो आई ऑलवेज एक्सेप्ट सपोर्ट। आप इस सपोर्ट को लेंगे तो 40 आवर्स चैलेंज आसानी से कर पाएंगे। हेल्प अदर्स, बेसिक सीक्रेट है। आपके पास टीम तारिक सर पीई वाले के जो मैसेज जाते हैं उसमें लिखा होता है कीप लर्निंग एंड कीप हेल्पिंग अदर्स इन लर्निंग। ये सीक्रेट है, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाइए। ये सीक्रेट है। किसी भी चीज को अपने अंदर लेना है, अगर अपने अंदर किसी चीज को लेना है, अगर किसी चीज को आपको हासिल करना है, तो आप दूसरों की हेल्प करिए, दूसरों की हेल्प करिए, वो चीज उनको मिल जाए। आप जितना देंगे दूसरों को, वापस यूनिवर्सल विजडम अभी बात करी ना हम लोगों ने श्री सरस्वती की, तो यूनिवर्सल विजडम आपको उससे ज्यादा 10 गुना वापस कर देगा। आप हमेशा जितना देंगे उससे 10 गुना वापस आपके पास आएगा। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि तुम्हारे पास एक चीज हो इंसानियत की भलाई के लिए, तुम वो एक चीज उनको दे दो, राइट। तुमको कम से कम 10 चीजें और तुम्हारी भलाई की मिलेंगी। जीसस क्राइस्ट ने भी ये बात कही, श्री कृष्ण जी महाराज ने भी ये बात कही, श्री रामचंद्र जी ने भी ये बात कही, स्वामी विवेकानंद जी ने भी ये बात कही, महावीर जी ने भी ये बात करी। अभी मैं और नाम लेता रहूं, आप कहोगे हाँ हाँ सर हिलाते रहोगे या दिल को अच्छा लगता रहेगा, है नहीं। उन्होंने कहा तो कहा, लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने कहा तो वो प्रैक्टिकल कहाँ है? वो प्रैक्टिकल आपको करना है, वो प्रैक्टिकल मुझे करना है नहीं। मैं आपके साथ कर रहा हूं आज की डेट में, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम डूइंग दिस, आई एम शेयरिंग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी विद यू ऑल। पूरी दुनिया में हिंदी स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, अंग्रेजी, इंग्लिश प्लस हिंदी के लोग आ जाओ और
आकर के बैठो, ज्वाइन करो, पढ़ो, मस्त रहो, खुश रहो, है नहीं? ये तो मस्ती की पाठशाला है। तो ऑलवेज हेल्प अदर्स। आप दूसरों को दोगे, आपको वो मिलेगा। अब हमने क्या दिया दुनिया को? हमने दुनिया को अगर खुशियां दी हैं तो दुनिया में आपको खुशियां मिलेंगी। अगर आपने दुनिया को टेंशन दिए हैं तो आपको टेंशन मिलेगा। तो श्री कृष्ण जी की, श्री रामचंद्र जी की, गौतम बुद्धा की, प्रॉफिट मोहम्मद की, जीसस क्राइस्ट की, प्रॉफिट मूसेस की, और दूसरे नाम लेते रहो, इन लोगों की बात गलत नहीं है। दे वर द मोस्ट प्रैक्टिकल पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, मोस्ट प्रैक्टिकल। लेकिन हमने क्या करा है, दुर्भाग्य है ये हमारा, कि हमने उनको वो रिलीजियस पर्सनालिटी बना के और एक डब्बे में बंद कर दिया, मायोपिक विजन में बंद कर दिया, सोच में बंद कर दिया, ये तेरा है, ये मेरा है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, है नहीं? जिसकी मायोपिक विजन होती है, छोटी सोच के लोग होते हैं, वो तेरा मेरा करते रहते हैं। जीसस क्राइस्ट के किसके हैं? क्रिश्चियंस के हैं, तमाम इंसानियत के हैं। प्रॉफिट मोहम्मद किसके हैं? मुसलमानों के हैं, सबके हैं। लेकिन जो छोटी सोच के लोग हैं वो कहते हैं नहीं हमारे हैं, बस हम पकड़ के बैठेंगे। श्री कृष्ण किसके हैं? है नहीं? किसके हैं? तमाम इंसानियत के हैं। अब जो छोटी सोच के लोग हैं ना, मेरे हैं, मेरे हैं, ओके फाइन, रखे रहो अपने पास, तुम्हारे पास मेरे मेरे। वो पता चला जो मेरा मेरा कर रहा है उनके पास कृष्ण जी है ही नहीं, क्योंकि वो प्रेम भाव से किसी को देख ही नहीं रहा। जो कह रहा है प्रॉफिट मोहम्मद मेरे, बस मेरे, किसी और के पास ना चले यार। अरे यार, है ना? तमाम इंसानियत की धरोहर है, तमाम इंसानियत के खजाने हैं, हमें इनसे सीखना है। अगर इनसे हम नहीं सीखेंगे, आप यकीन जानना नहीं सीख पाएंगे। और अगर चाहे कोई एथीस्ट हो, चाहे मानता हो चाहे ना मानता हो, इन बातों को हमें कबूल करना होता है जिंदगी में अपने। तो ऑलवेज हेल्प अदर्स, थिंक बिग। अरे यार थिंक बिग। कौन चीज रोक रही है आपको बड़ा सोचने से? आप मुझे बताओ, आप जितना सोचोगे, आप जितना सोचोगे आपको उतना मिलेगा। मैं बार बार आपको ये बात कह रहा हूं, बार बार आगे भी कहता रहूंगा, जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा। आप सोचो कहीं है, जैसे होता है ना, वो फील्डर है, उसके पास कोई कैच आया, हाई कैच आया फॉर एग्जाम्पल, और वो अबे कहीं छूट ना जाए, कहीं छूट ना जाए, छूट ना जाए, छूट ना जाए, तेरी धड़ाम। है नहीं? मैं प्रैक्टिकली क्रिकेट खेलता हूं, आप लोगों में से जो लोग खेले होंगे उनको बहुत अच्छा अंदाजा होगा। जो गोलकीपर, अरे ये हिट करा है, अबे ये हिट, और निकल ना जाए गोल पे, वो चली जाती है। तो आप जैसा सोचोगे वैसा आपको मिलेगा, ये बात आप तय करके रख लो आज की डेट में, है नहीं? अच्छा, अब आप देखो हम लोग क्या सोचते हैं। आप लोगों से बात करना, है नहीं? वो कहते हैं अरे यार नेट हो जाए, नेट हो जाए, नेट हो जाए। अरे बाबा, नेट से बड़ी चीजें मौजूद हैं, नेट से बड़ी चीजें मौजूद हैं, वो क्यों नहीं लेते? अब आप कहोगे क्या? क्योंकि आपने सोचा नहीं, है ना? आप, आपके पास जेआरएफ है। अरे आप जेआरएफ क्यों नहीं कहते मुझे जेआरएफ क्वालिफाई करना है? आप ये क्यों कहते हो कि मुझे नेट क्वालिफाई करना है? आप जेआरएफ बोलो ना, जेआरएफ बोलो, जेआरएफ बोलो, मुझे जेआरएफ क्वालिफाई करना है। नेट के बारे में बात ही मत करो। आप नेट के बारे में बात करोगे, आप यकीन जानना आपको सिर्फ नेट मिलेगा या उसके नीचे मिल जाएगा कुछ। अगर आपके दिल में संशय होगा, अगर आपके दिल में कमजोरी होगी, अगर आपके दिल में कोई शक होगा, तो वो नेट भी नहीं मिलेगा आपको। तो कॉन्फिडेंस के साथ थिंक बिग। आप कहो जेआरएफ क्वालिफाई करना है, जेआरएफ क्वालिफाई करना है। ये कभी नहीं कहना कि नेट क्वालिफाई करना है नहीं, जेआरएफ क्वालिफाई करना है, ऐसा। बस आप देखो, तो ऑलवेज थिंक बिग यार। क्या छोटा 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 लेकर के, है ना? वो भी, उसमें भी शक, उसमें भी शक, तो पता चला वो भागते भूत की लंगोटी भी हाथ नहीं चढ़ रही यार, है ना? तो ऑलवेज थिंक बिग बेटा, शाबाश। पॉजिटिव माइंडसेट, ये सारी चीजें जितनी भी अभी हम लोगों ने बात करी ना, मेक अ प्लान, नो दैट यू आर नॉट अलोन, आस्क फॉर हेल्प और फील योर फीलिंग्स, और ये जितनी भी चीजें, हेल्प अदर्स, है ना? ये सारी चीजें पॉजिटिव माइंडसेट है। पॉजिटिव माइंडसेट होता है, पॉजिटिव माइंडसेट ये नहीं होता कि नहीं मुझे करना है, मैं कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा, नहीं। पॉजिटिव माइंडसेट ये होता है कि आपके चारों तरफ चाहे कितनी ही निगेटिविटी हो, आपके चारों तरफ चाहे कितनी ही निगेटिविटी हो, चाहे कितना ही अंधेरा हो, आप उसमें से उजाला ढूंढ लो, आप उसमें से पॉजिटिव चीजें ढूंढ लो करने के लिए। मेरी क्रिकेट की क्लास होती है, क्रिकेट की क्लास अब ऑनलाइन चल रही है। मैं अपनी क्रिकेट की क्लास में कहता हूं अपने सारे स्टूडेंट से, बच्चों से, बच्चियों से, कि क्रिकेट जो है वो 40-50 मीटर की कम से कम फील्ड होती है एक, उसमें सर्किल में, है ना? 40-50 मीटर की, उसमें क्रिकेट सीखा जाता था अभी तक। आज की डेट में जब से ये कोरोना वायरस के इफेक्ट में ये ऑनलाइन हुआ, तो ये 4.5 इंच की स्क्रीन रह गई। अब ये 4.5 इंच या 15 इंच, 16 इंच का लैपटॉप है। अब इसमें जो है वो हमको क्रिकेट सीखना है इंचों में। अब हम कैसे सीखें क्रिकेट?
तो मैंने अपने बच्चों को इनवाइट किया, सबको स्टूडेंट्स को इनवाइट किया कि बताओ यार तुम लोग सोच के बताओ कैसे सीख सकते हैं। तो अब है ना नेगेटिविटी, है ना चारों तरफ अंधेरा, नहीं सीख सकते। आप कहोगे नहीं सीख सकते, मैं कह रहा हूं सीख सकते हैं। बहुत सी चीजें हम सीख रहे हैं क्रिकेट की क्लास में, बहुत सी चीजें हम क्रिकेट की क्लास में सीख रहे हैं। कैसे सीख रहे हैं? इसी 4.5 इंच की स्क्रीन पे सीख रहे हैं, इसी 16 इंच की स्क्रीन पे सीख रहे हैं। 50 मीटर का ग्राउंड नहीं है हमारे पास, यहीं से सीख रहे हैं। कैसे सीख रहे हैं? पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सीख रहे हैं। आपने देखो तारिक सर पी वाले का लोगो देखा होगा आपने, अभी भी आपको साइड में स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा ना, आपको राइट साइड पे ऊपर टॉप पे, है ना? चारों तरफ काला है बैकग्राउंड, बीच में व्हाइट है। देखिए लोगो जो होता है ना, ये लोगो कोई मैसेज देता है, हम देख लेते हैं बस उसको पढ़ लेते हैं। नहीं, हर लोगों को ओलंपिक का लोगो होता है ना, उसका कोई मंशा होता होगा, उसकी कोई नियत होती होगी बनाने की, है नहीं, कोई मिशन होता होगा बनाने का। ये भी एक मिशन है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। तारिक सर पी वाले के साथ जुड़िए, है नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव आपको मिलेगा इंशाल्लाह, ठीक है नहीं? तो ये लोगो है, चारों तरफ अंधेरा है, तो पॉजिटिव माइंडसेट ये होता है कि आपके पास चाहे कैसी निगेटिविटी आ जाए, चाहे आपके हालात कैसे भी हो जाएं, आप संघर्ष करो, आप कोशिश करो, आप कोशिश करोगे आपको मिलेगा, आप दोगे आपको वापस मिलेगा। जिसने कोशिश की उसने ढूंढ लिया। तो आप पॉजिटिव माइंडसेट रखो, आपके घर के हालात कैसे भी हों, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो तो आप सीख जाओगे, राइट? देखिए, डोंट गिव अप। मैंने आपसे कहा ना 24 घंटे की जिंदगी में इमोशंस ऊपर होते हैं, नीचे भी चले जाते हैं। एक ऐसे नहीं रहते कि यहीं वापस आ जाए, बेस लाइन पे आ जाए, यहाँ से ऊपर उठे और यहाँ वापस आ गए, नहीं, इसके नीचे भी चले जाते हैं, फिर यहाँ से उठना शुरू होते हैं, फिर वो ऊपर उठते हैं, फिर वो चलते हैं। तो ये जिंदगी है, ऐसी जिंदगी भी चलती है, हालात आते हैं जाते हैं। ये तो 40 घंटे हैं, 40 घंटे का मतलब हुआ कि हमारी 20 क्लासेस, हफ्ते में 2 क्लासेस का मतलब हुआ करीब 2.5-3 महीने। तो ये 2.5-3 महीने में जिंदगी तो ऊपर नीचे बहुत बार होगी। तो डोंट गिव अप, है नहीं, बी स्टिक। सुबह 5 बजे उठ करके 5 से 7 का प्लान बनाया है तो वो 5 से 7 के प्लान को पकड़ के रखिए। रात में 2 बजे सोए, आपकी गलती। 2 बजे सोए, आपकी गलती, या फिर आपके घर का कोई ऐसा माहौल कुछ हो गया, कोई इमरजेंसी हो गई, अल्लाह ना करे, ऊपर वाला ना करे, सरस्वती ना करे, लेकिन ऐसा हो गया। तो अब आप सोए हैं, लेकिन स्टिक, आपको एक दिन परेशानी होगी, लेकिन आप देखेंगे बॉडी धीरे धीरे संघर्ष करते करते, रगड़ खाते खाते वो उसकी सफाई हो जाएगी, और सफाई होने के बाद फिर फ्रेश मजबूत बॉडी आपकी हो जाएगी, राइट? तो डोंट गिव अप, है ना? उसके बाद वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। कोलू के बैल की तरह नहीं, ऐसा नहीं करना, स्मार्टली काम करो। स्मार्टली काम करो का मतलब कि जैसा फायदा आप अपना पहुंचाना चाह रहे हो वैसा फायदा आप दूसरों का पहुंचाओ। नियत नहीं रखो, सिर्फ नियत रख के घर में बैठ गए, ये तो सारे दुनिया के अच्छे अच्छे लोग कर रहे हैं। और बुरे लोग क्या कर रहे हैं? सारे बुरे लोग जो हैं वो नियत करके बाहर काम कर रहे हैं। अब आप बताओ, जो अच्छा बना वो अच्छा बन के अपने घर में बैठ गया नियत करके, और जो बुराई के काम के लिए आया उसने अपनी नियत करी उसने अपनी नियत करी और वो बाहर निकल गया समाज में काम करने के लिए। आप मुझे बताओ समाज में क्या फैले, अच्छाई फैलेगी या बुराई फैलेगी? ये दुनिया का यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। ये दुनिया पूरी की पूरी कर्मों पे बनी है, जैसे कर्म करोगे वैसा नतीजा मिलेगा। अच्छे लोग अपने घरों में बंद होके बैठ गए, अच्छे लोग अपने घरों में बंद होके बैठ गए, जिसकी वजह से बुरे लोग आगे बढ़ गए बुराई में अपने साथ, है नहीं? अगर आपने गीता पढ़ी ना, पढ़ ली बस, उसको अपनी लाइफ में नहीं लेके आना आपको। अगर नहीं लेके आना तो बेकार है वो पढ़ना आपका। कुरान पढ़ लिया बस, मिल गया सवाब। क्या फायदा, क्या मिला सवाब में आपको? कुछ नहीं, है ना? अगर आपने उसको प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लाए तो वो पढ़ना आपका बेकार है, वो पढ़ना आपके मुंह पे मारा जाएगा। श्री कृष्ण जी को अगर कोई प्रैक्टिकली काम नहीं करता उनके अनुसार तो श्री कृष्ण उनके साथ नहीं रहते, वो मुंह पे मार देते। प्रॉफिट मोहम्मद मुंह पे मार देंगे, जीसस क्राइस्ट मुंह पे मार देंगे, प्रॉफिट मूसेस मुंह पे मार देंगे, गौतम बुद्धा मुंह पे मार देंगे, अगर प्रैक्टिकल उनकी टीचिंग्स को फॉलो नहीं किया तो वर्क स्मार्ट, दूसरों की हेल्प करते रहिए, दूसरों पर भी अनुकंपा बनाए रखिए, अपने ऊपर भी दया दृष्टि रखिए और दूसरों पर अनुकंपा, दूसरों अपने पे सिंपैथी, दूसरों के लिए इम्पैथी। सिंपैथी कहते हैं दया करना, इम्पैथी कहते हैं कि ये देखना कि वो किस प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, उसमें अपने को रख के समझने की कोशिश करना कि उसको क्या तकलीफ हो रही होगी। जिसको कहते हैं ना कि मेरे पैर में जूता डाल, मेरे जूते में पैर डालो
तब अंदाजा होगा कि ये कहाँ कहाँ काट रहा है। इसे कहते हैं इम्पैथी। इसको संस्कृत में और हिंदी में कहते हैं अनुकंपा, दया नहीं। तो सिंपैथी होती है दया। तो दया अपने ऊपर करो जो करनी है, दूसरे पे नहीं। दूसरे के लिए एम्पैथी करो, दूसरे पे अनुकंपा करो, उस पर दया मत करो, है नहीं। तो अगर आप करोगे तो यू आर वर्किंग स्मार्टली, और अगर आप व्हेन यू आर वर्किंग स्मार्टली तो आपको जो है वो स्मार्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, वो रिजल्ट्स मिलेंगे जो आपको चाहिए हैं। और आपको क्या चाहिए है? यू वांट टू बी ऑन टॉप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी कोर्सेस। आपको वो चीजें मिल जाएंगी जो आमतौर से लोगों के पास आज की दुनिया में नहीं है। अगर आप तारिक सर स्पी वाले के साथ बने रहोगे तो 40 घंटे में हम बहुत कुछ सीख लेंगे, बहुत कुछ सीख लेंगे, बहुत कुछ सीख लेंगे। तो आइए चलिए अब हम लोग जो है वो शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग जो है वो चैलेंज एक्सेप्टेड, आप लोगों से मुझे सुनना है, क्या चैलेंज एक्सेप्टेड? यस, ओके। बहुत से लोगों ने बोला यस चैलेंज एक्सेप्टेड। बहुत से लोग शायद नहीं बोल पाए होंगे या मैं उनकी आवाज नहीं सुन पाया होऊंगा। तो आप सब लोग जो है वो अपने ग्रुप पर मैसेज डालिए, सब लोग। एंड आई एम वेटिंग टू रीड लाइन्स फ्रॉम योर साइड कि यस सर वी एक्सेप्टेड दिस चैलेंज, राइट। और ये देखिए ये कीड़ा आ गया। इस कीड़े का मतलब है कि अब नो मोर एनिमेशन इज कमिंग इन दिस वेरी स्क्रीन। नाउ इट्स टाइम टू फ्लिप ओवर अनदर स्क्रीन। ओके, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? क्या लिखा हुआ है ये? ओ यार, मैंने कुछ गलती से उल्टा लिख दिया। क्या लिखा है ये? आप लोगों में से कोई? हाँ, राइट, वेरी गुड। यार यू पीपल आर वेरी गुड इन रीडिंग ऑल्सो, है ना। आप उल्टा भी पढ़ ले। आप लोग को सीधा दिखाई दे रहा है क्या? हो सकता है मुझे यहाँ से उल्टा दिखाई दे रहा है, जैसे मिरर में होता है ना, वो एम्बुलेंस के सामने लिखा होता है, एम्बुलेंस उल्टी लिखी होती है, ताकि आपके बैक व्यू मिरर में वो सीधा दिखाई दे आपको। क्या ऐसा नजर आ रहा है आप लोगों को? हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नजर नहीं आ रहा। आपकी स्क्रीन पे भी वही नजर आ रहा है जो मुझे नजर आ रहा है, ऐसे ही है ना, राइट। तो ये डेंजर ऑफ लर्निंग एनाटॉमी। बहुत अच्छी अच्छी बातें हम लोगों ने कर ली, लेकिन एनाटॉमी को लर्न करने के लिए, सीखने के लिए कुछ डेंजर भी है। और वो डेंजर क्या है? वो डेंजर है कि वी आर डीलिंग विद ह्यूमन बॉडी। वी आर डीलिंग विद ह्यूमन बॉडी, इस बात का याद रखिएगा, है नहीं। ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं। मैंने आपसे बात करी थी कैडेवर की, कैडेवरिक स्टडी की। आज हमको कैडेवरिक स्टडी नहीं करनी होती है एनाटॉमी की। आज टेक्नोलॉजी में वो 3D एनिमेशंस बहुत खूबसूरत ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स के हैं मौजूद, लेकिन फिर भी मैं आपको ट्रेडिशनल कुछ पिक्स, 3D इमेजेस की, कुछ वीडियोस हो सकता है, आपको जो है वो लाइव डिसेक्शन की बॉडी की कैडेवर के ऊपर, आज भी होती है कैडेवर की स्टडीज, ऐसा नहीं है नहीं होती, लेकिन जो है वो अब कैडेवर्स मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन एनी हाउ जो लोग देते हैं तो उनको शत शत नमन, प्रणाम, उनको सलाम। जो लोग अपनी बॉडी डोनेट करते हैं पूरी हमारे और आपके जैसे स्टूडेंट्स के लिए पढ़ने के लिए, और लोग उस पर रिसर्च करते हैं। भाई आप डेड बॉडीज पे आप देखो कि उन पे रिसर्च होती है। रिसर्च क्यों करते हैं? अब वो तो डेड बॉडी भी हो सकती है ना, वो 3D एनिमेशन पे थोड़ी हो सकती है कि डेड बॉडी के अंदर क्या क्या वायरसेस हैं, क्या क्या हैं। अब से 100 साल पहले जो बॉडी मिली, क्या उसके अंदर कोरोना है? अब वो आर्कियोलॉजी वाले उसको ढूंढते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, वहाँ म्यूजियम में जाते हैं, वो उस मम्मी को निकालते हैं। तो ये डेड बॉडी कैडेवर्स की स्टडी करनी पड़ती है। तो हियर इन दिस कोर्स वी आर डीलिंग विद द ह्यूमन बॉडी। अब ये ह्यूमन बॉडी के साथ हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो अब आप जाहिर सी बात है आपको बहुत से ऐसे ऑर्गन्स मिलेंगे जिसको मैं बुरे अल्फाज में कह रहा हूँ, हालांकि एनाटॉमी में ऐसे नहीं कहते कि चीरे फाड़े हुए। तो अब ये डेंजर है। आप में से बहुत से लोग हो सकता है दिल के कमजोर हों, तो जो लोग दिल के कमजोर हैं तो मैं उनसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ कि वो या तो दिल मजबूत कर लें, या ऐसे ऑर्गन्स आया करें तो आंख बंद करके ऐसे करके बैठ जाएं, कानों से सुनते रहें कि तारिक साहब क्या कह रहे हैं, है नहीं। लेकिन उसको देखने की, यूट्यूब पे जब लेक्चर्स पढ़ेंगे तो आप उसको बार बार देखने की कोशिश करेंगे तो आपके अंदर वो हिम्मत आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है वो आपको इस तरीके की चीजें मिलेंगी। आपको बहता हुआ खून भी आपको मिल सकता है। सोशल मीडिया पे जितना भी इस तरीके के वो होते हैं तो वो बैंड होते हैं, नहीं भेजना चाहिए। बहुत से लोग इनसेंसिटिव होते हैं, वो एक्सीडेंट के वो भेज देते हैं, नहीं भेजना चाहिए, है नहीं। प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम ऑल दीज ऑल सच टाइप ऑफ शेयरिंग, ठीक। तो ये आपको मिल सकता है। आपको जो है वो ऐसे लाइव ऑर्गन्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ये सारे जो है वो डेंजर्स हैं आपको लर्निंग एनाटॉमी, एक डेंजर। दूसरा डेंजर है कि आप ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड आप स्टडी कर रहे हैं तो कभी आपको मेल एडल्ट ह्यूमन बॉडी पूरी सरफेस एनाटॉमी के तौर पे आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। कभी फीमेल एडल्ट
पूरी ह्यूमन बॉडी आपको सरफेस एनाटॉमी की उसमें देखने को मिल जाए, तो ये सारे डेंजर्स हैं। इसको जो है वो आप पॉजिटिव लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है आप लोगों के ऊपर कि इसमें आप लोग कोई चीज़ शर्म की, कोई चीज़ उसकी नहीं है। आप सब यंग साइंटिस्ट्स हैं, आप सब यू वांट टू इक्विप्ड विद द लर्निंग ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फॉर फिजिकल एक्टिविटी। उसी के लिए आप लोग कर रहे हैं और उसी के लिए आगे भी करते रहेंगे। तो मुझे पूरी आशा है आप लोगों की हिम्मत से और आप लोगों के सेंसेस से कि ये डेंजर्स ऑफ लर्निंग एनाटॉमी आप लोग अच्छे से ले लेंगे। ठीक है, ओके, ये क्लिक स्क्रीनशॉट का वो आ गया। अच्छा, ये देखिए, जो डर गया वो मर गया, है ना, ये कहा जाता है ना, ये कहावत है। और ये मैंने जो है वो किसी उसमें भी देखा था, वो क्या था, कोई एडवर्टीजमेंट भी था, कौन सा था, हाँ, आपने से बताया किसी ने ना, वो माउंटेन ड्यू का ये एक वो था, जो डर गया सो मर गया, है ना, वो कुछ पहाड़ वहाड़ पे कूदते थे, क्या होता था वो। तो ये जो डर गया सो मर गया, वो मर गया, ये इसकी स्टोरी, मेरा एक 9 साल का बेटा है नराशन से यूनुस, तो उसने जो है वो मुझको ये स्टोरी सुनाई कि उसने बताया कि ये जो डर गया वो मर गया का ये स्टोरी क्या है, आपको पता है? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता है, अभी कुछ दिन पहले की बात है। देखिए, आप 9 साल के बच्चों से भी सीख सकते हैं, 7 साल के बच्चों से भी सीख सकते हैं, 60 साल के, 80 साल के बच्चों से भी सीख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप अपनी नीयत कैसी रखना चाहते हैं, कि आप जिंदगी भर सीखना चाहते हैं मरते दम तक, या आप अपने को बंद कर लेना चाहते हैं, अयम निजह परोवेति, बस बस जो है वो मेरा ही है, इसके आगे कुछ नहीं, है ना। तो उसने मुझे एक स्टोरी सुनाई, उसने कहा कि जो और वो दो दोस्त थे, जो और वो एक साथ रहते थे। एक रात जो है वो जो बाथरूम गया, बाथरूम में जैसे ही उसने लाइट जलाई, उसको एकदम से भूत नजर आ गया, एकदम से वो डर गया और वो चीख पड़ा, उसने आवाज लगाई, वो, अरे बाप रे, वो सो रहा था, एकदम से उसने चीख सुनी, भागता हुआ आया और आकर के जो है वो बाथरूम में जैसे ही घुसा, वो उसने भी देखा कि भूत है, और वो जैसे ही उसने देखा तो वो जो था वो मर गया। तब से ये कहानी चल पड़ी, मेरे बेटे ने बताया, जो डर गया वो मर गया, है नहीं। तो मुझे लगता है कि आप लोग जो है वो इसको आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो ये एक सीरियसनेस से थोड़ा सा हट करके हम लोगों ने बात करी। तो आइए अब हम लोग जो है वो आगे चलते हैं। प्लेन रिवीजन टाइम है अब हमारा। अब इस वक्त जो है वो स्केलेटल सिस्टम का, हम लोगों ने लास्ट टाइम कहाँ छोड़ा था, हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो 4 टाइप्स ऑफ सेल्स के नाम हम लोगों ने देखे थे, क्या क्या था, 1 of 4, फर्स्ट ऑफ 4 osteoprogenitor cells, then osteoblast cells, then osteoclasts, then osteocytes। ये हमारा प्लेन हम लोगों ने यहाँ तक छोड़ा था। इसको मुझे पूरा यकीन है आप लोगों ने, सब लोगों ने, जिनको नहीं आता होगा तो उन लोगों ने, मतलब जिनको बोलना नहीं आता होगा, अभी तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। आप में से कुछ लोगों ने इनके बारे में पहले ही ऑलरेडी नेट पे पढ़ लिया है। इज वेरी गुड, ब्यूटीफुल, ऐसा बहुत अच्छा किया जिन लोगों ने भी किया। क्यों? क्योंकि अब और देखिए, मैं क्या कर रहा हूं आपके साथ, असल में मैं कोई नया काम नहीं कर रहा, मैं तो एनाटॉमी वही बताऊंगा ना जो एनाटॉमी होती है। मैं आपके साथ क्या शेयर कर रहा हूं, मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूं। मैं पिछले 30-32 साल का जो मेरा फिजिकल एक्टिविटी का, फिजिकल एजुकेशन का एक्सपीरियंस है, 24 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, जब वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो इन्फॉर्मेशन वही है जो चल रही है पूरी दुनिया में। गूगल अंकल, याहू आंटी, इनके पास मौजूद है वो सारी इन्फॉर्मेशन, और इनके पास ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मौजूद है बजाय मेरे। लेकिन मेरा जो यूनिक एक्सपीरियंसेस हैं, यूनिक वे ऑफ शेयरिंग है, वो गूगल अंकल के पास नहीं है, वो याहू आंटी के पास नहीं है, वो फायरफॉक्स के पास नहीं है, वो किसी के पास नहीं है, वो मेरे पास है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, अब आपके पास भी है नहीं। आप मेरे एक्सपीरियंसेस प्लस अपने एक्सपीरियंसेस प्लस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की इंफॉर्मेशन, आप अपने आप में यूनिक हो। तो आप दूसरों को हेल्प करो तो हो सकता है वो हमसे अच्छे, ज़्यादा बेहतर अंदाज में कहने वाले हो जाएं, समझाने वाले लोगों को हो जाए। तो लोगों ने, जिन लोगों को नहीं आता था पहले, उन्होंने याद कर लिया। मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों में से, और जिन्होंने नहीं किया वो याद कर लें फिर से। ऑस्टियोप्रोजेनिटर, ऑस्टियोप्रोजेनिटर, ऑस्टियोप्रोजेनिटर आसान है। ऑस्टियोब्लास्ट, 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 ऑस्टियोक्लास्ट, 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 ऑस्टियोसाइट्स, 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 ऑस्टियोसाइट्स। कोई परेशानी की बात नहीं है नहीं। ये देखिए कीड़ा आ गया, फिर ये क्लिक का, ये क्लिक 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 करते ना, ये क्रिकेट एक कीड़ा होता है, क्रिकेट के नाम का है ना, टर 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 टर, वो ऐसे ही है। कुछ नहीं आना होता तो वो आ जाता है, और जब आप चलते हो तो टर 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 टर, रात में वो बंद हो जाती है। तो नो मोर एनिमेशन इज कमिंग, दिस क्लिक स्क्रीनशॉट कीड़ा कम्स इन, राइट, ओके फाइन। आइए अब हम लोग जो है वो एक एक सेल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में
देखिए माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के बारे में हम लोग नहीं जानने की कोशिश करते, जरूरत भी नहीं है हम लोग को। हालांकि सेलुलर लेवल पर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो है वो हमारी ग्रॉस एक्टिविटीज गवर्नड होती हैं, चलती हैं, क्योंकि सेल्स के अंदर चेंज नहीं आएगा तो ग्रॉस में भी चेंज नहीं आएगा, और अगर ग्रॉस में चेंज नहीं आएगा तो सेल में भी चेंज नहीं आएगा। भाई हम लार्ज मस्कुलर एक्टिविटीज करते हैं ना, लार्ज मस्कुलर एक्टिविटीज करते हैं तो सेलुलर लेवल पे केमिकल चेंजेस होते हैं, तो ये इंटर रिलेटेड है आपस में। अलग अलग करके हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे काम कर रहे हैं, तो हम समझने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से इंसानियत अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है, सेक्शंस में। कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई अमेरिकन है, कोई चाइनीज है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई अफ्रीकन है, कोई जंगल में रहता है, कोई। इसका क्या मतलब है कि आपस में लड़ लें? अगर माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी जो है वो मैक्रोस्कोपिक ग्रॉस एनाटॉमी से लड़ जाए तो आपका क्या बनेगा, है नहीं? क्यों? अगर अगर आप इनके बारे में नहीं समझने की कोशिश करोगे कि आपकी ये फिजिकल एक्टिविटी सेलुलर लेवल पे क्या असर करती है, तो आपका क्या बनेगा, है नहीं? तो ये लड़ने के लिए चीजें नहीं होती। आप लोग और मैं, हम सब इस बात का ख्याल रखें कि मानव मानव से ना लड़े, क्योंकि मानव मानव की लड़ाई नहीं होती, फिर वो उस मानव की ऊपर वाले से लड़ाई हो जाती है। तो अगर मैं किसी दूसरे से हसद, द्वेष, जलन, अगर मैं ये सब कर रहा हूं तो मैं उस इंसान से नहीं कर रहा, असल में मैं ऊपर वाले से कर रहा हूं, जिसने उसको भी अपने हाथों से वैसे ही बनाया है जैसे आपको बनाया है, जैसे मुझे अपने हाथों से बनाया है नहीं? तो ये चीज हमको और आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखनी चाहिए। आइए चलिए हम लोग ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल के बारे में देखिए। ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल जो है वो इमेच्योर सेल, जब माँ के पेट के अंदर बनना शुरू होता है स्केलेटल सिस्टम, तो सबसे पहले ये ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल बनते हैं। इसको याद करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए एक लर्निंग में एक टेक्निक होती है, हम सब करते हैं उसको, बस वो टेक्निकल नाम नहीं पता होता हमको, है नहीं? उसको कहते हैं एसोसिएटेड लर्निंग या एसोसिएटिव लर्निंग। एसोसिएटिव लर्निंग, एसोसिएटिव लर्निंग में क्या होता है? एसोसिएटिव लर्निंग में हम ये होता है कि कोई एक चीज होती है, कोई एक टर्म होता है, उसको हम किसी और दूसरे टर्म जो हम पहले से जानते हैं उससे कनेक्ट कर लेते हैं, तो हमें बहुत आसानी से वो चीज याद हो जाती है। अब आप देखिए ऑस्टियो हमें पता है सबको, रिलेटेड विद बोन्स, है नहीं? प्रो मतलब फेवर में, प्रो मतलब फेवर में, कहते हैं ना वो प्रो है, वो एंटी है, अब एंटी कंट्री है, प्रो कंट्री है, प्रो टीम है, एंटी टीम है ना, कहते हैं ना हमको। तो वो प्रो मतलब फेवर में। और जेनिटर, जेनिटर, जेनिटर मतलब जनरेटर, जेनरेटर, तो जनरेटर मतलब बनाने वाला, कुछ चीज जनरेट करने वाला। तो ऑस्टियोप्रोजेनिटर मतलब ऐसा हमारा बोन से रिलेटेड सेल्स बनाने वाला, जनरेट करने वाला, उसका प्रो, है नहीं? तो ये इमेच्योर सेल है, इमेच्योर सेल है, और प्राइमरीली लोकेटेड है बोन मैरो में और पेरिस्टियम में। पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम, ये पेरियोस्टियम क्या है? ये हमारी हड्डी के ऊपर एक कवरिंग है। ये कवरिंग नहीं, ये कवरिंग नहीं, ये कवरिंग तो खाल की कवरिंग है, इस कवरिंग को नहीं लेना हमको, इस कवरिंग को नहीं लेना, है ना? ये कवरिंग नहीं लेनी, ठीक है? हड्डी की कवरिंग, अंदर अंदर हड्डी की कवरिंग, उसको पेरिस्टियम बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल है हमारा, ठीक है? ये ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल जो है वो अगली स्टेज में, जब माँ के पेट में तारिक मुर्तजा बन रहे थे, आप बन रहे थे, तो ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल से शुरुआत हुई बोन की, और फिर वो ऑस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट हुए, मैच्योर हुए जब, तो उस मैच्योर को वो ऑस्टियोब्लास्ट का नाम दिया गया। इमेच्योर सेल्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम्स आर ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स, मैच्योर्ड सेल्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम आर ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। तो अब हम लोग ऑस्टियोब्लास्ट सेल के बारे में जो है वो जानकारी हासिल करेंगे। आइए चलिए, है ना? पेरियोस्टियम के बारे में पहले हम लोग जानकारी हासिल कर लें, ऑस्टियोब्लास्ट के बारे में हम लोग बाद में, ठीक है? पेरियोस्टियम क्या चीज होती है, इससे रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स में पिछले 20 सालों में कई सवाल आए हैं, वो मैं सवालों को आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है? तो एक आउटर फाइबरस रीजन, एक आउटर फाइबरस रीजन जो है वो होता है बोन का, एंड इनर सेलुलर रीजन ये होता है। तो ये आउटर फाइबरस रीजन और इनर सेलुलर रीजन, फाइबरस रीजन और सेलुलर रीजन, फर्क है दोनों में। अगर आपको फर्क ना समझ में आ रहा हो तो आप नेट पे देख लीजिएगा, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझे मैसेज कर दिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, ठीक है? आउटर फाइबरस रीजन और इनर सेलुलर रीजन जो बोन को चारों तरफ से पकड़ के रखती है, इस कवरिंग को पेरियोस्टियम कहते हैं। What isolates the bone from the surrounding tissues?
बोन के चारों तरफ और जो बहुत सारे जैसे स्किन लगी हुई है और मसल लगी है और ये लगी, तो क्या चीज अलग रखती है बोन को? पेरियस्टियम अलग रखती है। पेरियस्टियम जो है वो सर्कुलेटरी और नर्व सप्लाई, सर्कुलेटरी सिस्टम की सप्लाई और नर्वस सिस्टम की सप्लाई, नर्व सप्लाई को प्रोवाइड कराती है। क्या चीज प्रोवाइड कराती है बोन को? वो पेरियस्टियम के वाया आती है सब। बोन ग्रोथ और रिपेयर में पेरियस्टियम जो है वो बहुत मदद करता है। एलाइव, एलाइव आउटर फाइबरस रीजन है और इनर सेलुलर रीजन है। याद रखिएगा, लाइव है, जिंदा है, राइट? विच पार्ट ऑफ द बोन बिकम्स कंटिन्यूअस विद द अदर कनेक्टिव टिश्यूज नियर द जॉइंट्स दैट लॉक बोन्स टुगेदर? जॉइंट्स का काम है जोड़ करके आपस में रखना। कौन चीज जोड़ के रखती है? पेरियस्टियम। ये सारे सवाल हैं जो पिछले 15-20 सालों में आते रहे हैं कॉमनली, तो वो मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपका एक क्वेश्चन बैंक भी आपका जो है वो बनता चले। फाइबर्स ऑफ द पेरियस्टियम आर इंटरवोवन। इंटरवोवन कहते हैं ऐसे गुथे मुथे, ऐसे नहीं होते, सीधे सीधे नहीं होते फाइबर्स। ऐसे जैसे होते हैं ना मसल फाइबर्स होते हैं सीधे सीधे, या आपने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में आपने पढ़ा होगा या आगे पढ़ेंगे हम लोग, यानी कि एक्टिन और मायोसिन जो है वो ऐसे ऐसे स्लाइड करते हैं। ऐसे नहीं होते, ये गुथे हुए ऐसे करके इंटरवोवन है, आपस में गुथे हुए सब, सही है, मजबूती प्रोवाइड करने के लिए। ऐसे ऐसे होंगे तो आसानी से खिंच जाएंगे, आसानी से खिंच जाएंगे, इतने मजबूत हैं, जटिल हैं, जकड़े हुए हैं एक दूसरे को, पकड़े हुए मजबूती के साथ, राइट? और टेंडन से वो अटैच्ड होते हैं। टेंडन से पेरियोस्टियम किससे अटैच्ड होता है? मसल से अटैच होता है? नहीं, वो टेंडन से अटैच होता है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो ये इन्फॉर्मेशन है सारी, वो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? और ये कीड़ा आ गया क्लिक स्क्रीनशॉट का, आप इसको कर लेंगे। नाउ सेकंड ऑफ द फोर्थ skeletal cell is the osteoblast. Main type of cell it is, main type of cell it is. आपको याद होगा पहले हम लोगों ने कहा था immature cell of the skeletal system is called by the name, by the name immature cell of skeletal system is known by the name, किस नाम से पुकारा जाता है? यस, वेरी गुड, ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल के नाम से पुकारा जाता है नहीं? अब वो जब मैच्योर हो गया, अभी तारिक मुर्तजा 3-4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल बच्चे थे, अब जब वो 50 साल के हो गए तो वो आदमी हो गए, वो बड़े हो गए तो बच्चा और आदमी है नहीं? ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल बच्चा और ऑस्टियोब्लास्ट इज ए बड़ा आदमी, राइट? अब वो एक मजबूत हो गए और वो मैच्योर सेल हो गया और वो मेन टाइप ऑफ सेल है कॉन्स्टिट्यूटिंग बोन टिश्यू। याद रखिएगा, याद रखिएगा, बोन टिश्यू मेन सेल टाइप क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है नहीं? इट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बोन फॉर्मेशन, बोन फॉर्मेशन के लिए प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है। और इसके अंदर जो है वो बोन मैट्रिक्स, बोन मैट्रिक्स कहलाती है वही गुत्थम गुत्था, यानी बोन मैट्रिक्स के बारे में अगर आपको जानना हो गूगल अंकल को पूछ लीजिएगा या वो आंटी को पूछ लीजिएगा, नहीं हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा बाद में। तो वो बोन मैट्रिक्स के अंदर केमिकल डालता है, सीमेंटिंग, क्या बोलते हैं वो, क्विक फिक्स होता है ना, वो मजबूत पकड़ करने वाला फेविकॉल, है ना, उस तरीके, वो उसको बोलते हैं ऑस्टोइड। ऑस्टियो इज रिलेटेड विद बोन्स, तो बोन से रिलेटेड केमिकल इज ऑस्टियोइड, ऑस्टियोइड, ऑस्टियोइड से वो जो है वो बोन मैट्रिक्स को बना के रखता है। और ये कौन सीक्रेट करता है? ये ऑस्टियोब्लास्ट सीक्रेट करता है। बहुत इंफॉर्मेशन आसान है, आसान तब है जब आप रटते रहेंगे, ओ सॉरी, रटना नहीं, माफ करिएगा मैं गलत बोल गया, जब आप रिपीट करते रहेंगे, जब आप रिपीट करते रहेंगे तो आसान है, और अगर आपने रिपीट नहीं किया तो बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है नहीं? ओके फाइन। तो अब हम लोग जो है वो ऑस्टियोब्लास्ट के बाद थर्ड बोन सेल के पास चलते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट। अब हम माँ के पेट में ही हैं अभी, और अब ये बन रहा है। ये जो है वो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसॉल्विंग बोन टिश्यू, बोन टिश्यू को डिसॉल्व करने में काम आता है, ठीक है? और इसको जो है वो हम रिजॉर्प्शन के नाम से कहते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट। Osteoclast is primarily responsible for dissolving the bone tissue, and dissolving the bone tissue is called resorption. याद रखेंगे, मुझे पूरी आशा है आप लोगों से, बहुत से लोगों को याद होगा, पहले से मालूम होगा, बहुत से लोगों को नई लर्निंग होगी, वो आप लोगों को पता चल गया, ठीक है? ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स एक स्केलेटल सेल के सेल्स हैं जो हमारे कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके रखते हैं। अगर ये ऑस्टियोसाइट्स मर जाएं तो कैल्शियम लेवल भी मर जाएगा, और अगर कैल्शियम लेवल मर जाएगा तो हमारी बोन्स ऐसे ब्रिटल हो जाएंगी जैसे पहले चौक, आज तो बच्चों को चौक ही नहीं पता क्या होती है ना? चौक होती ना, वो ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे हमारे टीचर, पट्टा से टूट जाती थी,
उसको हम लोग जमा कर लेते थे और पीछे से एक दूसरे के मारते रहते थे। आपने भी किया होगा ये काम, राइट? तो अगर ऑस्टियोसाइट्स नहीं है, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट नहीं, ऑस्टियोप्रोजेनिटर नहीं, ऑस्टियोक्लास्ट नहीं, ऑस्टियोसाइट्स अगर नहीं है तो कैल्शियम लेवल नहीं होगा और आपकी बोन्स विल बिकम ब्रिटल, डीकैल्सिफाइड हो जाएंगी और चौक की तरह पट पट करके टूटती रहेंगी। जरा सा लोड पड़ा, पट से टूट गई। कपड़ा ऐसे नहीं छोड़ा, पट से इधर से टूट गई, उधर से टूट गई, ये सब होता रहेगा आपका। तो ये हमेशा ऑस्टियोसाइट हमारा जो है वो कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने में सबसे ज्यादा काम आता है। तो हमारे ये 4 सेल्स हो गए, फोर्थ ऑफ द 4 आ गया ना, फोर्थ ऑफ द 4 आ गया, तो हमारे ये 4 सेल्स हो गए। इन 4 सेल्स के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन बहुत छोटे टाइम में हम लोगों ने शेयर कर ली। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अगर सिर्फ आप स्केलेटल सिस्टम के सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ही पढ़ने की कोशिश करोगे, इनकी एनाटॉमी के बारे में पढ़ने की कोशिश करोगे, तो 100 घंटे लगा दोगे, आप नहीं पढ़ पाओगे। हमारा तो 40 ही घंटे का कोर्स है, तो हम लोगों को कितनी तेज चलना है, लेकिन ऐसे तेज नहीं चलना कि इसको समझ में नहीं आया, धूल उड़ गई, हुड़ुप, सब खत्म हो गया, नहीं। ऐसे चलना है हमने और आपने, इस तरीके से चलना है कि हमें समझ में भी आता रहे और हमारी इंफॉर्मेशन भी, लर्निंग भी आगे बढ़ती रहे, ताकि हम दूसरों को आसान प्रोवाइड करा सकें, उनको हम जो है वो ये लर्निंग शेयर करते रहें, ताकि उनकी भी जिंदगी आसान नहीं बने और हमारी भी जिंदगी आसान बने। ओके फाइन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे और आपका। देखिए, अगर किसी भी लर्निंग में इवैल्यूएशन नहीं है ना, तो वो लर्निंग हो ही नहीं रही। मेजरमेंट, टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, तो टेस्ट होना भी इंपॉर्टेंट है, मेजरमेंट होना भी इंपॉर्टेंट है और उसका इवैल्यूएशन भी होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिपेंड करता है कि ये कौन करे, किससे करे, कैसे करे, है नहीं? तो स्ट्रिक्ट टीचर स्टूडेंट इन्वायरमेंट में तो टीचर करता है, लेकिन यहाँ तो हमें सेल्फ करना है, क्योंकि यहाँ तो कोई किसी लालच में बैठा नहीं है, यहाँ मार्क्स के लालच में नहीं बैठा, यहाँ किसी खौफ, किसी डर में नहीं बैठे, यहाँ किसी तरह का कुछ वो नहीं है, नहीं, सिर्फ एक है, प्योर। और वो मुझे बहुत खुशी की बात है कि इतने लोगों को मतलब प्योर सेंस है लर्निंग का, प्योर सेंस। तो ये प्योर सेंस आप लोगों का है, तो आपका सेल्फ है ना, मैंने थोड़ी जनरेट किया, आपका है, आपका है, तो ये सेल्फ एनालिसिस भी तो आप ही की है। तो आइए चलिए सेल्फ एनालिसिस करते हैं हम लोगों की। अब आप बताइए, ये हड्डी है और हड्डी के ये आउटर बाउंड्री जहां पे क्वेश्चन मार्क लगा है हरे से, इसको क्या कहते हैं, बताएं जरा। हाँ, वेरी गुड, दैट्स इट, पेरिस्टियम, है नहीं? बोन के बाहर का चारों तरफ की आउटर कवरिंग इज पेरिस्टियम, याद रखेंगे हम लोग। ओके फाइन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, विच सेल ऑफ ए बोन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग कैल्शियम लेवल्स। अभी गया है पीछे, मेरे ख्याल से इसको थोड़ा बाद में आना चाहिए, है ना? नहीं नहीं, बाद में नहीं, अभी आ गया, स्ट्रेंथन हो गई, अभी आपकी शेयरिंग हटी, अभी क्वेश्चन आ गया, तो आपकी जो है वो इनग्राम बना, वो मजबूत इनग्राम बन गया, है ना? अभी आ गया फौरन। क्या आप आंसर दोगे इसका? हाँ, वेरी गुड, आंसर इज बी, ऑस्टियोसाइट। ओके फाइन। थर्ड क्वेश्चन, डिसॉल्विंग बोन टिश्यू इज ऑल्सो नोन एज एब्जॉर्प्शन, कैल्सिफिकेशन, रिजॉर्प्शन, अभी पढ़ा हम लोगों ने। तो आप सब लोगों का आंसर मेरे ख्याल से, सब लोग शायद मेरे ख्याल से सी पे ही जाओगे, रिजॉर्प्शन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, द बोन सेल्स दैट आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन फॉर्मेशन, बोन फॉर्मेशन के लिए प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल कौन है? ए ऑस्टियोब्लास्ट, बी ऑस्टियोसाइट, सी ऑस्टियोप्रोजेनिटर। बोन फॉर्मेशन के लिए प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल कौन है? हाँ, वेरी गुड, आप लोगों की लर्निंग ब्यूटीफुल है यार, बड़ी क्विक है, शाबाश, वेल डन, वेल डन, 3 claps for you only, that's it, it's osteoblast. Fifth question, periosteum does not actively participates in bone growth and repair. periosteum जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, ट्रू? वेरी गुड, इट्स फॉल्स, करता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है बोन की ग्रोथ में और बोन के रिपेयर में, वेरी गुड, शाबाश। सिक्स्थ क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट, क्वेश्चन आता है कभी कभी, ऑड वन आउट को शेयर, ए ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोप्रोजेनिटर, बताइए इसमें कौन है ऑड मैन आउट, कौन अलग है? 3 इसमें से कोई ऐसे हैं जो एक ग्रुप बनाए हुए हैं, ओह दैट्स इट, है नहीं? ए बी एंड डी, ए बी एंड डी एक ग्रुप बनाए हुए हैं स्केलेटल सेल का, और सी बेचारा जो है वो फंस गया है,
लेकिन है तो रिलेटेड ऑस्टियो से ही, बोन से ही रिलेटेड है नहीं, लेकिन बीमारी है, वो सेल है, सेल नहीं है, वो बीमारी है। सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन, यानी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हो जाता है, मुलायम हो जाती है, ऐसा दर्द होने लगेगा आपको ऐसा, ठीक है। दैट इज ऑस्टियो। तो फाइंड द ऑड वन आउट, आपने यू हैव फाउंड इट आउट, इट इज ऑस्टियोमेलेशिया, राइट। ओके फाइन। तो ये कीड़ा फिर आ गया हमारा, क्योंकि कोई हमारा एनिमेशन आना नहीं है। तो अब आइए देखिए, हम लोग स्केलेटल सिस्टम के बारे में हम लोग जानते हैं सब लोग कि वो बोन से मिलकर के बना है, कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर के बना है, वो कार्टिलेजेस से मिलकर के बना है। बोन को हम जानते हैं, उसको हम हड्डी कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज जो चीजें आपस में जोड़ती हैं, जो टिश्यूज जोड़ दें आपस में एक दूसरे को, उसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। कार्टिलेज को हिंदी में क्या कहेंगे? कार्टिलेज को आमतौर से हिंदी में क्या कहेंगे आप लोगों में से? हाँ, वेरी गुड, चबनी हड्डी, जो आसानी के साथ, हड्डी के किनारे का हिस्सा जो आसानी से चबाई जा सके, दैट इज कार्टिलेज, दैट इज कार्टिलेज। ओके फाइन। ये देखिए, ये एक बोन है ना, विद इट्स ज्वाइंट। तो ये 3 बोन्स हैं। अब आप मुझे बताओ, ये कौन से पार्ट की बोन है? कौन से पार्ट की बोन होगी ये? आप में से कुछ लोग कह रहे हैं एल्बो, आप में से कुछ लोग कह रहे हैं फीमर, है ना? ओके, ठीक, डन, राइट, है ना। ये हमारा लोअर लिम्ब की बोन है, लोअर लिम्ब की बोन है। अल्ट्रा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई है, इसी वजह से आप देख रहे हैं इसके कितनी मैट्रिक्स और कितना हाई डेफिनेशन के साथ है। तो ये ऊपर से जो आ रही है, ये आपका फीमर है नहीं, ये टीबिया एंड फिबुला है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, तब हम उसमें पढ़ेंगे। तो ये बोन्स है हमारी, राइट। ये जो लाल लाल हैं मास्क टाइप के गोल गोल से, ये क्या है? नहीं, टेंडन नहीं है, ना 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 ना, लिगामेंट भी नहीं है, नो। लिगामेंट वो है, वो आपको दिख रहा है ना, ज्वाइंट कैसे करके क्रॉस ऐसे बने हुए हैं, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़े हुए हैं, वो लिगामेंट। ऐसे अंदर देखो, उसके अंदर है ना, वो लिगामेंट्स है। ऊपर क्या है? ये ऊपर जो है, ये कार्टिलेज है, ये हिस्सा है, ये जो चबनी है, चबा सकता है। ये ऊपर की हड्डी चबा लोगे ना जी ना, शेर का जबड़ा बड़ा मजबूत है, शायद सबसे मजबूत होता है जबड़ा उसका, वो छोड़ देता है, उसके उससे भी नहीं चबता। तो कार्टिलेज इज ए चबनी हड्डी, ठीक है। ये पार्ट्स हैं, ये हमारे लिगामेंट हो गया अंदर का, और ये हमारा जो है वो है, राइट। अब आइए चलिए कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में थोड़ा हम लोग बात कर लें। कनेक्टिव बोन के बारे में हम लोगों ने समझ ही लिया अच्छे से, अब और आगे क्या बात करनी है इसकी, है ना। अब हम लोग कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में देखिए, हम लोग इसमें प्रैक्टिकल बातें करेंगे, प्रैक्टिकल जो हमारी जिंदगी में काम आएंगी चीजें, हम उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हम कनेक्टिव टिश्यूज, हमें मालूम है सबको आसानी से कि टेंडन और लिगामेंट्स, ये हमारे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। तो टेंडन जो है वो, देखिए टेंडन क्या होता है। टेंडन हमें मालूम है सबको कि वो मसल और हड्डी को जोड़ के रखता है आपस में, इज कॉल्ड टेंडन। और जो हड्डी को हड्डी से जोड़ के रखता है, इसे लिगामेंट। मेजर डेफिनेशंस हमको और आपको सबको पता है। यहां पे देखिए, आपको दिखाई दे रहा है ना, एक एक्हिलीज टेंडन, ACHILLES, एक्हिलीज टेंडन। ये टेंडन किसके नाम पर है? एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अगर आप कहें तो मैं आपके साथ शेयर करूं। ओके फाइन, मैं शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी, बहुत स्टोरीज हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग स्टोरी इसकी जो मुझे अच्छी लगती है, और जो शायद प्रैक्टिकल है, जिसकी वजह से यहाँ के टेंडन का नाम ही एक्हिलीज पड़ गया है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक्हिलीज जो है वो ग्रीक का एक बहुत ब्रेवेस्ट, मोस्ट ब्रेव जो है वो एक सोल्जर था, और उसके बारे में ये मशहूर था कि वो जिस आर्मी की तरफ से लड़ता है, वो आर्मी जीत जाती है। नॉट बिकॉज ऑफ हिज ब्रेवरी ओनली, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस भी बहुत काम आती थी, उसकी स्ट्रेटेजीज बड़ी स्विफ्टली बनाता था, बहुत तेज, ठकाठक। सिचुएशन चेंज होती जा रही है, उसकी स्ट्रेटेजीज चेंज होती जा रही हैं, और डिप्लॉयमेंट होता जा रहा है अपने आर्मी के लोगों का, फौजियों का, और टकाटक 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 और ठक मैच जीत जाता था, है ना। उसके बारे में ये मशहूर था कि वो जिस मैदान में नहीं गया, उस मैदान में ग्रीक्स हमेशा हारे, राइट। एक ट्रोजन वॉर हुई, TROJAN, एक ट्रोजन वॉर हुई उनकी। जिस ट्रोजन वॉर में जो है वो जो अपोजिशन में थे, उनको भी ये बात मालूम थी, अब ग्रीक्स को भी पता थी, और उनको भी, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में सचिन तेंदुलकर सर के बारे में इंडियन टीम को भी पता है, और अपोजिशन को भी पता है कि सचिन तेंदुलकर सर कौन है, क्या कर सकते हैं। अपोजिशन को भी पता है कि गेल सर क्या कर सकते हैं, और उनकी टीम को भी पता है कि गेल सर क्या कर सकते हैं।
ऐसे ग्रीक्स को भी पता था कि ये एक्िलीज क्या कर सकता है हमारा सोल्जर। अपोनेंट्स को भी पता था। अपोनेंट्स तैयारी करते हैं, जैसे गेल सर के लिए तैयारी करते हैं अपोनेंट्स, जैसे सचिन सर के लिए, विराट कोहली सर के लिए तैयारी करते हैं, ऐसे उनके लिए भी तैयारी करती। उन्होंने एक शार्प शूटर अपना लिया, वो ऐसा शार्प शूटर कि अगर दीवार पे उसको चींटी दिखाई दे रही है तो वो वहां मार देता था और वो चींटी पे ही उसका एरो लगता था जाकर। राइट, ऐसा शार्प शूटर उन्होंने लिया, एक ट्रेन किया बाकायदा, है नहीं, और उन्होंने सिर्फ एक्िलीज के लिए ट्रेन किया, एक अकेला, सिर्फ कुछ नहीं करना, एक्िलीज को मारना। अच्छा, एक्िलीज की एक प्रैक्टिस थी, हर वॉर में जाने से पहले एक्िलीज जो था वो अपने गॉड के सामने सजदे में गिरा रहता था और बहुत देर तक रोता था, गिड़गिड़ाता था, दुआएं मांगता था, अपने को मोटिवेट करता था। ये दुआएं क्या होती हैं? मोटिवेशन ही तो होती है ना। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, आप जो बोलते हो, ए अल्लाह, हे भगवान मुझे ये दे दीजिए, मुझे ये दे दीजिए, मतलब आप लेना चाहते हो तो वो उसके द्वार खुल जाते हैं, वो कपट खुल जाते हैं, वो लेना शुरू कर देते हो आप वक्त के साथ साथ, है ना। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम लोग बात कर चुके। तो वो एक्िलीज ऐसा करता था। राइट, वो शार्प शूटर वहां 3 दिन किसी तरीके से उसके टेम्पल में घुस गया, उनको मालूम था सारी, विराट कोहली सर कैसे कैसे क्या 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 करते हैं, सारी स्टडी होती है अपोनेंट्स के पास, है नहीं। मुझे एक वीडियो मिला, उसमें अपोनेंट्स को पता था कि सचिन सर ग्राउंड पे आते हैं तो क्या क्या करते हैं, कितने टाइम अपना गार्ड संभालते हैं, 50 रन बनाते बनाते कितनी बार अपना वो गार्ड संभालते हैं, कितनी बार वो बल्ले को घुमाते हैं, कितनी बार वो ऊपर की तरफ देखते हैं, सॉरी 50 रन बनाते बनाते। आपने कभी नोट किया ऐसा? नहीं किया, अपोनेंट्स ने किया। अपोनेंट्स इतने खतरनाक लेवल पे काम करते हैं। राइट, एनी हाउ, तो वो एक्िलीज वो 3 दिन मंदिर के अंदर रहा, भूखा प्यासा, कि बस वो आएगा, ट्रोजन वॉर होने वाली है, वो आएगा और वो मारेगा, मैं उसको मारू। वो सजदे में गिरा हुआ था, जैसे ही वो उठ रहा था तो उसने शार्प शूटर, उसने एंगल ले गए और टक इस वाले पॉइंट पे मार दिया, इस वाले जॉइंट पे मार दिया उसने, ये टेंडन उसने उसका काट दिया। अच्छा, इस टेंडन की एक खासियत है, अगर ये कटा हुआ है, अगर ये पूरा डिस्कनेक्टेड है तो आप खड़े नहीं हो सकते, आप लेटे रह सकते हो, बस बैठ भी नहीं सकते। अजीब इसकी वो है बायोमैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक, लेट सकते हो, लेटे रह सकते हो। वो धड़ाम से मुंह के बल गिर गया। अब इसमें जिस लेवल की भी चोट लग जाए, अगर बहुत हल्की स्प्रेन आया है, बहुत हल्का स्प्रेन, लिगामेंट में अगर आ जाता है तो उसे स्प्रेन बोलते हैं, है नहीं, टेंडन में आ जाता है स्ट्रेन बोलते हैं, मसल में आ जाता है स्ट्रेन बोलते हैं। अगर इसको जो है वो हल्की चोट है तो हल्के लंगड़ा लंगड़ा के चलोगे, वेट नहीं दे पाओगे, ज्यादा लगी है तो बैठ लोगे, लेकिन अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो आप लेट सकते हो। धड़ाम से मुंह के बल जो है वो एक्िलीज वहां गिर गए और वो ग्रीक्स वो वॉर हार गए। उसके बाद से इस टेंडन का नाम एक्िलीज टेंडन पड़ गया, क्योंकि अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाता है तो ह्यूमन बॉडी भी नहीं खड़ी हो पाती, एक्िलीज भी नहीं खड़ी हुआ, क्योंकि एक्िलीज कोई भगवान ईश्वर नहीं था, वो भी एक इंसान था। बस उस टेंडन का नाम जो है वो एक्िलीज पे पड़ गया कि ग्रीक जैसे खड़े रहते थे एक्िलीज के ऊपर, ऐसे ही पूरी ह्यूमन बॉडी, ये पूरा ग्रीक सिस्टम ये पूरा ग्रीक सिस्टम इस एक्िलीज पे खड़ा हुआ है। अगर ये मजबूत है, अगर ये मजबूत है, अगर ये रिलैक्स्ड है तो आपकी बॉडी रिलैक्स्ड है। यहाँ पे मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करूंगा, है ना, बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग है। आप बहुत थक जाओ, आपके पैरों में बहुत दर्द हो रहा हो, बहुत थक जाओ, बहुत पैरों में दर्द हो रहा हो, तो आप वज्र आसन में बैठ जाओ। वज्र आसन, आप में से बहुत से लोगों को तो पता है वज्र आसन, नहीं पता तो वो नेट पे देख लेना, वज्र, VAJR, वज्र आसन, है नहीं। अच्छा, अत्तहियात, हमारे मुसलमान जब नमाज पढ़ते हैं ना, मुसलमान भाई बहन, तो अतैयात में बैठते हैं, वो वज्रासन कहलाता है। तो वो अतैयात में आप बैठ जाओ, वज्रासन में बैठ जाओ, वो नाम अलग अलग है, बात एक ही है। जैसे वाटर, पानी, जल, मा, ये सब अलग अलग नाम है, लेकिन बात एक ही कह रहे हैं हम। ओके फाइन, तो वज्रासन में आप बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठे रहो, बिल्कुल आपका रिलैक्स, और वो रिलैक्स आपका ये एक्िलीज टेंडन रिलैक्स, जैसे एक्िलीज सोल्जर रिलैक्स तो ग्रीक आर्मी रिलैक्स, ऐसे ये आपकी आर्मी पूरी रिलैक्स रहेगी। अगर ये एक्िलीज टेंडन आपका रिलैक्स रहेगा, अनइंजर्ड रहेगा, मजबूत रहेगा, तो आप मजबूती से देर तक खड़े हो पाओगे, देर तक बैठ पाओगे, काम कर पाओगे। तो एक्िलीज टेंडन, ये टेंडन की एक स्टोरी थी, इसका नाम एक्िलीज क्यों पड़ा, मैं समझता हूँ शायद बहुत इंटरेस्टिंग थी और प्रैक्टिकल थी, जिससे आपको ये एक्िलीज टेंडन का नाम याद रहेगा, एक्िलीज, है ना। ओके, लिगामेंट, ये कौन सी हड्डी है जरा आप देख करके मुझे बताओ थोड़ा सा, मुझे नहीं पता। ओके, दैट्स इट, ग्रेट। ये जो है वो लोअर लिम्ब की है, वही लिम्ब जो अभी हमको दिखाई दे रहा था, है ना, ये लोअर लिम्ब की हड्डी है। अच्छा, ये जो ऊपर सफेद सफेद सा है ना, ऐसा गोल सा,
है ना, उसके अंदर एक हड्डी है छोटी सी। ये ऊपर क्या है, ये सफेद सफेद सा, ये जो राइट हैंड साइड पे हमको दिखाई दे रहा है, ये क्या चीज है? मसल है? नहीं। टेंडन? नहीं। लिगामेंट? यस। इसमें जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाइट वाइट इस तरीके के, है ना, ये सब लिगामेंट है। कोई सामने से लिगामेंट है, तो कोई लेटरल से लिगामेंट है, तो कोई मीडियल पे लिगामेंट होगा, कोई पीछे पोस्टीरियर लिगामेंट होगा। देख रहे हैं ना आपको, ये सब लिगामेंट है। ये सब हड्डी से हड्डी को जोड़े हुए। अभी हम और इंटरेस्टिंग बातें डिस्कस करेंगे लिगामेंट से रिलेटेड। लिगामेंट जो है वो सिर्फ हड्डी से हड्डी को जोड़ के नहीं रखता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। चलिए, कनेक्टिव टिश्यूज ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। सबसे पहले हम लोग टेंडन के बारे में बात करते हैं। अभी हम लोगों ने टेंडन की स्टोरी पढ़ी है, लिगामेंट को समझने की कोशिश की है, देखा है बस उसको। अब हम लोग टेंडन के बारे में समझे। देखिए, आइए चलिए, ये मैग्नीफाइड व्यू हमको समझ में आ रहा है ना। हाँ, ये मैग्नीफाइड व्यू है कि टेंडन जो है वो मसल को मसल से, मसल को बोन से कैसे जोड़ के रखता है, तो वो ऐसे करके जोड़ के रखता है, ठीक है ना। ये टेंडन है। ये टेंडन कौन सा है? ये टेंडन जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, बड़ा लंबा सा टेंडन है। ये टेंडन कौन सा है? हाँ, अभी हम लोगों ने देखा ना, एकिलीज टेंडन। एकिलीज बड़ा लंबा, लॉन्गेस्ट टेंडन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट टेंडन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द एकिलीज टेंडन। ये लार्जेस्ट है। देखो कहां से चल रहा है, ये मसल है गैस्ट्रोक्नीमियस, काफ मसल, गैस्ट्रोक्नीमियस। गैस्ट्रोक्नीमियस मसल को यहां से यहां तक, एड़ी यहां पे ऐसे, इतना लंबे उस पर पकड़े हुए, है ना। तो ये ठीक है, ये मैग्नीफाइड व्यू मैंने आपको दिखाया, वाइट वाइट कलर का है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड नहीं होता। टेंडन्स और लिगामेंट्स में आमतौर से ब्लड नहीं के बराबर, नहीं के बराबर, है नहीं। और लिगामेंट्स में तो सबसे कम, टेंडन और लिगामेंट्स में सबसे कम, और टेंडन और लिगामेंट्स के कंपैरिजन में लिगामेंट्स में सबसे कम, बिल्कुल मरा हुआ लिगामेंट। आगे आके डिस्कस करेंगे। ओके, कितने टेंडन्स होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में? अप्रोक्सीमेटली 4000 टेंडन्स आर देयर इन आवर ह्यूमन बॉडी। तो अगर आपसे कोई कहे कि कितने टेंडन्स, तो आप लोग शेयर करिए उसके साथ, खुशी के साथ, कि 4000, 4K, 4K टेंडन्स हमारी बॉडी में। सेल ऑफ द टेंडन इज कॉल्ड टेनोसाइट। साइट इज रिलेटेड विद द सेल, जैसे ऑस्टियो इज रिलेटेड विद द, यस, ऑस्टियो इज रिलेटेड विद द बोन। ओके, साइट इज रिलेटेड विद द सेल। आपको कहीं भी साइट आए, ऑस्टियोसाइट, है ना, ऐसा करके। साइट इज द सेल। टेन इज रिलेटेड विद द टेंडन। ओ इज द कनेक्टिंग ऑब्जेक्ट, कनेक्टिंग अल्फाबेट। कोई भी दो प्रॉपर वर्ड्स होते हैं, दो प्रॉपर वर्ड्स होते हैं, जब उनको आपस में जोड़ना होता है तो बीच में इंग्लिश में ओ लगा देते हैं। इंडो पाक, इंडो चाइना, इंडो अमेरिकन, ऐसा, है ना। तो ऐसे ये टेंडन का सेल, तो टेंडन प्लस सेल जब हमको कहना है तो इसको कहते हैं टेनोसाइट। टेनोसाइट, 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 टेनोसाइट। 108 बार कहोगे, दो काम होंगे। एक तो आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की लर्निंग से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में लर्निंग चली जाएगी। दूसरा, जब आप जोर जोर से बोल के इसको कहोगे तो आपके पेट की मसल्स भी बनेंगी। सिटअप्स लगाने की जरूरत नहीं है। सिटअप्स लगाने की जरूरत नहीं है, टोनिसिटी बढ़ जाएगी आपके पेट की मसल की। और तीसरा काम एक और होगा सामाजिक लेवल पर। क्या? आप पागल कहलाओगे। आप पागल कहलाओगे। अच्छा, आप पागल कहलाओगे। अगर समाज ने आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लिए पागल कहना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी को अपना गुलाम बनाने की कगार पे खड़े हो गए। टेनोसाइट, टेनोसाइट, टेनोसाइट। ओके, फाइन। The cell of the tendon is tenocyte. Two types of tendons are there. Two types of tendons are there. आगे आने वाले अगले 10 सालों में, 5 सालों में, 6 सालों में ये इंफॉर्मेशन आपसे कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी जाएगी। अभी नहीं पूछी जा रही है, अभी बिल्कुल नहीं है, इसलिए क्योंकि अभी 10 साल पहले, 8 साल पहले ही तो आई है, ये रिसर्च हुई है ना। ह्यूमन बॉडी पे रिसर्च तो चल रही है ना लगातार, तो वो अभी हुई है। तो ये 2 टाइप्स ऑफ टेंडन्स। फर्स्ट ऑफ द टाइप्स इज पोजिशनल टेंडन्स। पोजिशनल टेंडन्स, है ना। ये पोजिशनल टेंडन्स जो है वो आपकी बॉडी को पोजीशन मेंटेन करके रखते हैं।
हड्डी को ऐसे करके घुमा लेते हैं कुछ और मेंटेन करके रख, जैसे आप लिखते हो ना, तो देखो उंगली कुछ ऐसे हो जाती है ना, किसी की ऐसे, किसी की ऐसे, किसी का हाथ ऐसे, तो ये पोजिशनल टेंडेंस कहलाते हैं। ये आपकी बॉडी को उस पर्टिकुलर पोजीशन में मेंटेन करने की कोशिश करते हैं ताकि आप उसको देर तक काम कर सको। तो वो पोजिशनल टेंडेंस होते हैं जो काम करते हैं। अगर वो पोजिशनल टेंडेंस इंजर्ड हो तो आप नहीं लिख पाते, आप ऐसे नहीं कर पाते, या आप सिलाई बुनाई नहीं कर पाते, या आप कैंची नहीं चला पाते। वो पोजिशनल टेंडेंस कहलाते हैं जो आपकी बॉडी को एक किसी पर्टिकुलर पोजीशन में रखते हैं ताकि आप अपने काम को आसानी के साथ कर पाएं। ठीक है, ओके। सेकेंड टाइप ऑफ द टेंडन इज एनर्जी स्टोरिंग टेंडन। कुछ टेंडेंस हमारे ऐसे होते हैं बॉडी में जो एनर्जी स्टोरिंग होते हैं। मसल ने एनर्जी जनरेट की, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट की, उसको वो स्टोर कर लेते हैं टेंडेंस, ताकि मसल को दोबारा एनर्जी नहीं जनरेट करना पड़े, वो कुछ और काम करे, एनर्जी ना जनरेट करे, वो कुछ और काम करे। तो उसके लिए वो फ्री हो जाती है और वो अपनी एनर्जी उन टेंडेंस को दे देती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसकी बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? एकिलीज टेंडन। एकिलीज टेंडन, एक बार आपने जंप की, आपकी गैस्ट्रोक्नीमियस और सोलियस मसल, जो काफ मसल्स होती हैं, गैस्ट्रोक्नीमियस और सोलियस मसल्स ने एनर्जी जनरेट कर ली। वो एनर्जी फौरन विद इन नो टाइम जो है वो सोलियस को ट्रांसफर हो गई और सोलियस ने स्टोर कर ली अपनी मेमोरी में। हर किसी की अपनी अपनी मेमोरी होती है, ऐसा नहीं है कि आपके भेजे में ही मेमोरी है, बस हर जगह मेमोरी है। आगे हम लोग पढ़ेंगे मसल मेमोरी, टेंडन मेमोरी, है नहीं। तो ये टेंडन जो है अपनी मेमोरी में उस एनर्जी को स्टोर कर लेता है और फिर उसके बाद उसको जो है वो जब भी जरूरत पड़ती है टकाटक टकाटक उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में निकाल देता है। तो हमारी जो मसल है काम करने वाली, वो कुछ और कामों में ज्यादा अपने को डिवोट कर लेती है और वो एनर्जी एक बार जो है वो बार बार वो टेंडन उसको देता रहता है पीछे से, राइट। तो ये एनर्जी स्टोरिंग टेंडन, ये आगे आने वाले कंपटीशन में ये इन्फॉर्मेशन तो आपको पक्का जरूर आने वाली है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अगले 5-6 सालों में तो आ जाएगी। 5-6 साल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी आई है मेडिकल साइंस में, अभी आई है मेडिकल साइंस में। मेडिकल साइंस से छनते 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 फिजिकल एक्टिविटी साइंस में आएगी। फिजिकल एक्टिविटी प्रोफेशनल्स फिर इसको लेते 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 हजम करते करते हजम करेंगे तो 2-4 साल 5 साल लग जाएंगे मेरे ख्याल से, है ना। और अगर मेरे पास पेपर बनाने को आ गया JRF का, तो हो सकता है अगले साल ही आ जाए। तो इसलिए आप इसको जो है वो टेक केयर, आप पोजिशनल टेंडेंस और एनर्जी स्टोरिंग टेंडेंस आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, बात है ना, राइट। लार्जेस्ट टेंडन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, लार्जेस्ट टेंडन इज अकेलीज टेंडन, इज द लार्जेस्ट टेंडन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, है ना। तो ये हमारी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज थी बियॉन्ड दोज इंफॉर्मेशन विच यू हैव ऑलरेडी, जो आपके पास पहले से थी वो नहीं डिस्कस कर रहे, उसके ऊपर एक और बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, तभी हम 40 घंटे में अपने को काम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्लिक स्क्रीनशॉट है, आप इसमें से जो लेना चाहे। लिगामेंट्स, ओवर 900 लिगामेंट्स इन आवर बॉडी, 900 लिगामेंट्स। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि ये लिगामेंट्स इतने कम क्यों रह गए यार टेंडन से, वाई? हाँ, वेरी गुड। बोन्स, कनेक्टिंग बोन्स कम है और मसल्स बहुत ज्यादा है। हजारों की तादाद में मसल्स हैं, बोन्स हजारों की तादाद में नहीं है, कुछ 100 है। कितनी आपने बताई थी? 206। हजारों की तादाद में मसल्सेज हैं, तो मसल्सेज आपस में हजारों की तादाद में है, तो टेंडेंस भी तो हजारों में ही होने चाहिए ना, इसलिए वो 4000 है, इसलिए ये 900 है। तब भी 206 हड्डियों को 900 लिगामेंट्स पकड़े हुए हैं। 206 हड्डियों को 900 लिगामेंट्स पकड़े हुए हैं। कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ रही है? ऐसे ही ह्यूमन सिविलाइजेशन का भी है, सोशल डायनामिक्स भी ऐसे ही है हमारी, है नहीं। कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी पकड़ के रखने के लिए? अभी हम वो एनर्जी डिसिपेट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं और तोड़ने में मदद करते हैं एक दूसरे को। नहीं, ऐसा नहीं करिए। समाज मत तोड़िए, समाज को जोड़ के रखिए, है नहीं। लिगामेंट्स आपको जोड़ के रखे हुए हैं। अगर लिगामेंट्स भी वही हरकत करने लगे ना, और टेंडेंस भी वही हरकत करने लगे, और ये स्किन भी वही हरकत करने लगे ना जो मैं और आप समाज में कर रहे हैं तोड़ने की, तो ये बॉडी डिसइंटीग्रेट हो गए, धड़ाम से नीचे गिर पड़ेगी। आप चल नहीं पाओगे, जिंदा रहोगे, तारक मुर्तजा जिंदा लाश बन के रह जाएंगे। तो हमने अपने समाज को क्यों जिंदा लाश बना के रखा हुआ? हर आदमी जीवित है मगर नॉन वाइब्रेंट है, नॉन एनर्जेटिक है। हर वक्त उसे डर लगा हुआ, हर वक्त उसे डर लगा हुआ है, अबे यार मेरे ये ना चुरा ले, मेरा ये ना हो जाए, मेरे। अरे यार, एक दूसरे की हेल्प करो। इस जीवन दिया है, ये आपके पास जीवन है, इसी जीवन में आपको करना है जो करना है। कैसे करोगे? भारतीय कल्चर में, इंडियन कल्चर में कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो क्या ब्रह्म हो आप? गॉड हो? मैं गॉड हूं? नहीं, ये पेपटॉक है, पेपटॉक। जैसे कहते हैं ना, ओह आई एम द बेस्ट। एक आध बॉल बाउंसर निकल जाए ना कान के पास से और नाक के नीचे से खुशबू लेदर बॉल की, ओ बाप, गोली से भी तेज निकलती है बॉल। जब ऐसे निकलती है दिल धक से रह जाता है बैट्समैन का।
उस वक्त वो क्या बोलता है? आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। बोलते हैं ना सेल्फ एनालिसिस को, उसमें आप शीशे पे खड़े हो सुबह और बोलो आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, और हम बोल रहे हैं बेवकूफों की तरह आई एम द बेस्ट। ये वही इंडियन कल्चर का पार्ट है। इंडिया ने सिखाया तू पूरी दुनिया को अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द बेस्ट। गॉड बेस्ट है ना, आई एम द बेस्ट, अहम ब्रह्मास्मि, अहम है वो नहीं। हमारी आपकी औकात क्या है? आप बताओ जरा, क्या औकात है नहीं? क्या औकात है हमारी आपकी? बड़े खूबसूरत दिख रहे हैं ना हम, बड़ा चमका लिया हमने अपने स्किन को, है ना, ब्यूटी पार्लर जाके चमका लिया, यहाँ ट्रिमिंग करा ली, वो करा ली, ये करा ली, सब करा लिया, ओके फाइन। बड़े औकात क्या है? कभी हमने ध्यान नहीं दिया। माफ करिएगा आप लोगों को अगर किसी को बुरा लगे तो, लेकिन हमारी औकात सिर्फ इतनी है कि हम और आप अपने पिताजी के नापाक बूंद से पैदा हुए हैं, जिसको हम और आप सीमेन कहते हैं। और वो सीमेन जो है ऐसा होता है रियल लाइफ में, है तो लाइफ गिविंग, है तो एनर्जी गिविंग, लेकिन वो सीमेन ऐसा होता है अगर वो मेरे हाथ पे लग जाए, आपके हाथ पे, किसी के हाथ पे लग जाए, तो आदमी ढूंढता फिरता है कि मैं इसको कैसे जल्दी से साफ कर लूं, है नहीं? तो औकात क्या है हमारी? हम पैदा तो उस पानी से हुए हैं, पैदा तो उस पानी से हुए हैं। धरती पे ऐसे चलते हैं अकड़ के जैसे हम पहाड़ तोड़ देंगे। पैर तो ऐसे मारते हैं जोर से जमीन पे धमकाने के लिए दूसरों को, जैसे जमीन फाड़ देंगे। ना तो आसमान से ऊपर जा सकते हैं, ना जमीन फाड़ सकते, तो अकड़ किस बात की है नहीं? कहते हैं ना औकात में रहना चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप बुराई सेंस में रहो, आप एनर्जी गिविंग रहो। सीमेन एनर्जी गिविंग है, लाइफ गिविंग है, वाइब्रेंट है, बहुत तेज स्पीड से वो चलता है अपने एनवायरनमेंट में। ह्यूमैनिटी को एनवायरनमेंट दो ना, देखो आप कैसे आप भी चलोगे और वो भी चलेंगे सब, और फिर देखो ये कैसा स्वर्ग बनता है। यही चीज स्वर्ग बनेगी, जन्नत बनेगी। तो लिगामेंट ने मजबूती से पकड़ा हुआ है 206 बोन्स को। आप और मैं भी आज प्रण कर लें तारिक सर पी वाले के साथ कि हम भी समाज को मजबूती से पकड़ेंगे पॉजिटिव वे में, हेल्पिंग अदर्स, है ना? तो 900 लिगामेंट्स पकड़े हुए हैं। लिगामेंट्स की डेफिनेशन हमको और आपको सबको पता है। बैंड ऑफ फाइब्रस टिश्यू कनेक्टिंग बोन्स और कार्टिलेजेस, सर्विंग टू सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन जॉइंट्स। इसको याद करना क्या परेशानी की बात है? माला लेके बैठ जाओ, टकाटक 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 जाप करना शुरू कर दो एनाटॉमी का। ये भी तो धर्म है। धर्म वो नहीं होता सिर्फ कि आपने पूजा पाठ करी, अर्चना करी, आराधना करी, नमाज पढ़ी, रोजा रखा, हो गया आपका धर्म। नहीं जी, ये भी तो धर्म है ना? तो इसको धर्म बनाओ और इसका जाप करो। इस डेफिनेशन का आपके काम आएगी, आपके लाइफ बनाने में काम आएगी, आप दूसरों की लाइफ बनाने के काम आओगे फिर, है नहीं? तो डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम एक्सटेंडिंग फ्रॉम वन विसरल ऑर्गन टू अनदर। ये आई इंटरेस्टिंग बात। आप देखो ऊपर तो अभी क्या बात हो रही है, ऊपर वाली उसमें देखो आप, इस वाले में ये जो आई है, ये जो आई है, इसमें क्या बात हो रही है? इसमें बात हो रही है बैंड ऑफ फाइब्रस टिश्यू कनेक्टिंग बोन्स, कार्टिलेजेस, सर्विंग टू सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन जॉइंट्स। ये डेफिनेशन सारे फिजिकल एक्टिविटी के लोगों को मालूम है, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, सबको पता ही है ये डेफिनेशन कि लिगामेंट जो है वो बोन्स को जोड़ के रखता है। बोन से जुड़ती है, किससे जुड़ती है? लिगामेंट से जुड़ती है, लिगामेंट से जुड़ती है। कार्टिलेजेस जो लिगामेंट से जुड़ते हैं, वो स्ट्रेंथ, जॉइंट्स को कौन स्ट्रेंथन देता है? वो सब लिगामेंट देता है। ये डेफिनेशन सबको पता है। इनकम्प्लीट डेफिनेशन, आई एम सॉरी टू से, लेकिन इनकम्प्लीट डेफिनेशन। फिजिकल एक्टिविटी में जो लोग हैं उनको इनकम्प्लीट डेफिनेशन है कि ये लिगामेंट करता है, बस लिगामेंट बस इतना ही काम करता है, हमें ये मालूम है। नहीं, लिगामेंट सिर्फ ये नहीं करता। लिगामेंट सिर्फ बोन्स को जोड़ के नहीं रखता। लिगामेंट्स का और भी काम है। क्या काम है? वो ये काम है लिगामेंट का कि आपके जो विसरल ऑर्गन्स हैं, आपके जो विसरल ऑर्गन्स हैं, उनको भी आपस में जोड़ के रखता है। विसरल ऑर्गन्स कहलाते हैं जो आपके पेट में ऑर्गन्स हैं, अंदर से खाली डक डक बोलने वाले, है ना, पेट, आते हैं, ये विसरल ऑर्गन्स हैं। एक आंत स्मॉल इंटेस्टीन लार्ज इंटेस्टीन से जुड़ी हुई है ना आपस में, बीच में है ना कुछ, ये दोनों आपस में ऐसे रगड़ खा रहे खाली, जब आप हिलते हो तो ऐसा सिटअप्स लगाते हो, है ना? वो जो हिस्सा है वो लिगामेंट जोड़े हुए है। अब आप बताओ कहाँ गई डेफिनेशन? वो डेफिनेशन अपनी जगह सही है कि कनेक्टिंग बोन्स, लेकिन स्ट्रेंथनिंग जॉइंट्स सही है, वो लिगामेंट करता है, लेकिन इनकम्प्लीट है। लिगामेंट अकेला वो काम नहीं करता, बल्कि लिगामेंट जो है वो हमारे विसरल ऑर्गन्स को भी कंट्रोल करके रखता है, उनको भी पकड़ के मजबूती प्रदान करता है। इसके अलावा कॉर्ड लाइक रेमनेंट, रेमनेंट कहते हैं फालतू, कॉर्ड लाइक रेमनेंट ऑफ फीटल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, माँ के पेट से
जो बच्चा अभी अभी निकला है, बना आया है नहीं, वो उसके साथ एक ट्यूब लगा हुआ होता है जिसको हम और आप गर्भनाल बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड, गर्भनाल। आज ये गर्भनाल बड़े काम की चीज है, साइंस ने पता लगाया, इससे स्टेम सेल्स निकलते हैं। ये जीवन देने वाली कॉर्ड है, इसको जो है वो प्रिजर्व करके रखा जाता है। इसको आप अपने बच्चों में फेंक मत दीजिए, इसको बात करिए अपने यहाँ डॉक्टर से, और इसको कैसे प्रिजर्व करके रखा जा सकता है आपके बच्चे के लिए, उसके जीवन में आगे चल के बहुत काम की चीज है ये कॉर्ड, गर्भनाल। अभी तो हम क्या करते थे, पहले इसको बेकार समझ के इसको फेंक देते थे। दुनिया में कोई चीज बेकार नहीं बनी, हर चीज का कुछ ना कुछ काम है। ये अलग बात है कि आज हमें नहीं पता, कल पता चल जाए, 100 साल बाद पता चले, लेकिन इंसानियत ऐसे ही सीख रही है। ये जो कॉर्ड है ये क्या है, मसल है? नहीं। टेंडन है? नहीं। ये भी लिगामेंट है। अब आप बताओ, ये कॉर्ड हड्डी है क्या? हड्डी को हड्डी से जोड़ रही है क्या? नहीं। ये कॉर्ड तो माँ को बच्चे से जोड़ रही है ताकि बच्चे को सारा न्यूट्रिएंट मिलता रहे। और जब माँ इमरजेंसी कंडीशन में चली जाती है, माँ को कोई जरूरत पड़ जाती है केमिकल्स की, चाहे न्यूट्रिशन चाहे किसी केमिकल की, तो बड़े ताज्जुब की बात है, ये बच्चा इसी कॉर्ड के जरिए से माँ को सप्लाई कर देता है वापस। ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, माँ सप्लाई करती है 99.9%। लेकिन अगर किसी वजह से माँ को खाना नहीं पहुंचा, कुपोषण हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, तो ये नाल के जरिए से बच्चा उसको दे देता है। ऊपर वाले की कितनी महिमा है। सर झुकाए कम है, जितना सर झुकाए उसके सामने कम है। ऐसे ही एम ही है, नेचर से नहीं बन गया कि उसने ऐसे दे दिया 99.9%, 1% बच्चा भी ऐसे दे देता है, ऐसा नहीं है। बनाने वाले ने बनाया है तो बना है। एनी हाउ, चलिए वो बात की चीज़ है, हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से हैं हमारी ज़िंदगी के, और तारिक सर पी वाले वो भी डिस्कस कर सकते हैं आपके साथ, है ना। कभी और मौका मिलेगा तो करेंगे। तो मैं आपके साथ ये कह रहा था कि लीगामेंट जो है वो सिर्फ हड्डी हड्डी को जोड़ के नहीं रखता, ये बात जहन से निकाल दीजिए जितनी जल्दी हो सके। इस कोर्स में बहुत से लोग मेडिकल के हैं, उनके लिए ये नई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हम फिजिकल एक्टिविटी के लोगों के लिए ये बहुत नई इन्फॉर्मेशन है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, जबकि ये लेटेस्ट नहीं है। हमें पढ़ाया ही ऐसे गया है, मुझे भी ऐसे ही पढ़ाया गया था। वो तो शत शत नमन है प्रोफेसर मेहंदी हसन सर को, जो उन्होंने ये सब चीजें मुझको बता दी 1991 में। आज 2021 में भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंसेज, योगिक स्टडीज, फिटनेस मैनेजमेंट, सब में आज भी लिगामेंट को हड्डी से हड्डी जोड़वा रहे हैं। बस नहीं, हड्डी से हड्डी भी जोड़ती है, आपकी विसरल ऑर्गन्स भी डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम जोड़ती है, आपकी गर्भनाल जो है वो भी लिगामेंट की बनी हुई होती है। तो आप आगे से कभी ये मत कहिएगा कि हड्डी को हड्डी, केवल लिगामेंट का काम हड्डी को हड्डी है, नहीं, उसके दो काम और भी हैं जो सॉफ्ट टिश्यूज से रिलेटेड है। ठीक है, नहीं? ओके फाइन। स्टडी ऑफ लिगामेंट्स इज कॉल्ड एज डेस्मोलॉजी। डेस्मोलॉजी। आप में से कितने लोगों को पता है ये? जिसको पता हो सिर्फ वो बोलो, क्योंकि मुझे मालूम है आप में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। हाँ, आधा पता है तो ओके फाइन, कहीं पढ़ा होगा आपने कभी, लेकिन ध्यान नहीं दिया। लेकिन ध्यान दीजिए आज की डेट में, आज की डेट में ध्यान दीजिए। आगे आने वाले समय में आपको ये सवाल पूछा जाएगा, स्टडी ऑफ लिगामेंट्स, लिगामेंट्स में चोट लग जाए, सर्जरी हो जाए, बीमारी होनी है, कैसे होना है, क्या होना है, वो सारी चीजें स्टडी करने के लिए नाउ द साइंस हैज डेवलप्ड, इट इज कॉल्ड एज डेस्मोलॉजी। डिप्लोमा इन डेस्मोलॉजी नहीं होता, अभी होने जा रहा है शुरू। पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन आगे बहुत वैसा कॉमन हो जाएगा, है ना। तो डेस्मोलॉजी, स्टडी ऑफ लिगामेंट्स इज कॉल्ड डेस्मोलॉजी। याद रखिएगा, डेस्मोलॉजी 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 डेस्मोलॉजी, याद हो गया टक से आपको, है नहीं। और ये क्लिक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग पहले मेरी बात मत सुनिएगा, क्योंकि ये 2-3 सेकंड में मैं बोल रहा हूं बस आपसे। ओके फाइन। लिगामेंट आफ्टर द नेम ऑफ ए मसल। क्या कोई ऐसा लिगामेंट आपको मालूम है जो मसल के नाम पर उस लिगामेंट का हो? देखिए, अभी एक टेंडन था ना जिसका एक सोल्जर के नाम पर था, एक सोल्जर के नाम पर था। कोई लिगामेंट ऐसा है जो मसल के नाम पर भी हो? वरना तो मसल का नाम तो मसल 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 होती है, और लिगामेंट लिगामेंट होता है। तो लिगामेंट और मसल का क्या ताल्लुक है आपस में, है नहीं? है कोई? हाँ, सुना तो है आप लोगों ने, शायद 1-2 लोगों ने जरूर। गुड, हाँ ठीक है, फाइन। चलिए, मसल का नाम मैं बताता हूँ, डेल्टोइड मसल। कहाँ होती है ये डेल्टोइड मसल? तो हमें आपको सबको मालूम है, ये शोल्डर की मसल जो होती है ये डेल्टोइड मसल कहलाती है ना। शोल्डर मसल कॉमन कहते हैं, और डेल्टोइड मसल इसका एनाटॉमिकल नाम है।
डेल्टॉइड मसल। अब ये डेल्टॉइड मसल पर एक लिगामेंट का नाम है, बताइए क्या? अंदाजा लगाइए, यूज योर कॉमन सेंस विच इज नॉट सो कॉमन। रेडे, डेल्टॉइड लिगामेंट, डेल्टॉइड लिगामेंट, यस। एक लिगामेंट का नाम है जिसको डेल्टॉइड लिगामेंट कहते हैं, जो मसल के नाम पर है, आपके एंकल पर मिलता है, मीडियल साइड पर, मतलब आपकी बॉडी के बीच के हिस्से में की तरफ जो एंकल है, उधर की तरफ, साइड वाले एंकल पे नहीं मिलता, बीच वाले एंकल पर जो है वो ये लिगामेंट मिलता है। रेड रेड से देखिए निशान किया हुआ है इसको, है ना, ये डेल्टॉइड लिगामेंट है। ओरिजिनली ये डेल्टॉइड लिगामेंट देखो, ये ऐसा स्ट्रक्चर आपको अंदर आपके पैर का दिखाई दे रहा है ना, ये एक्लीज टेंडन आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसा कटा हुआ राइट हैंड साइड पे इस इमेज में। ऊपर टिबिया बोन है जिसको हम शिन बोन भी बोलते हैं, शिन पेन बोलते हैं ना, इसी इसी बोन में होता है, इसकी पेरियोस्टियम में होता है। पेरियोस्टियम इसकी लाइव है, बहुत एक्सर्शन किया, ज्यादा एक्सर्शन, ओवर एक्सर्शन कर लिया तो वो पेरियोस्टियम चरमरा जाती है, वो शिन बोन कहलाता है, शिन पेन कहलाता है ना, वो टिबिया है। ये डेल्टॉइड आपके देखिए चार व्हाइट व्हाइट आपको दिखाई दे रहे हैं ना, चार ऐसे लगे हुए एंकल जॉइंट पर अंदर की तरफ, ये चार जो हैं ये लिगामेंट्स हैं। ये चार लिगामेंट्स के अलग अलग नाम है, आपको जरूरत नहीं है याद करने की, आप याद कर लेंगे तो अच्छा है, लेकिन याद नहीं करने की जरूरत तो चलेगा, है ना। पोस्टीरियर टीबियो टेलर लिगामेंट, टीबियो कैलकेनियल लिगामेंट, एंटीरियर टीबियो टेलर लिगामेंट और टीबियो नेविकुलर लिगामेंट। ये चार लिगामेंट मिल करके फिर ये डेल्टॉइड लिगामेंट का एक ग्रुप का नाम है। तो डेल्टॉइड लिगामेंट एक मसल के नाम पर है, डेल्टॉइड मसल के नाम पर है, और ये ग्रुप लिगामेंट्स हैं। ये भी सवाल आ सकता है, डेल्टॉइड लिगामेंट ग्रुप लिगामेंट है या एक लिगामेंट है? नहीं, ये ग्रुप लिगामेंट है, यानी ग्रुप का नाम है। और ये ग्रुप का नाम जो है वो, इसमें तीन तीन लिगामेंट्स हैं, दो लिगामेंट्स हैं, 6 लिगामेंट है या 4 लिगामेंट है? ओके, 4 लिगामेंट है, तो ये चीज आप याद रखेंगे, यानी नीचे जो हमारी एड़ी की हड्डी होती है, यानी एड़ी जिसको हम बोलते हैं, इसको एनाटॉमिकल नाम इसका जो है वो कैल्केनियम, कैल्केनियम, कैल्केनियस बोन ऐसे करके बोलते हैं इसको, कैल्केनिया ऐसे बोलते हैं, कैल्केनियम, कैल्केनियस बोन ऐसे बोलते हैं इसको, हील बोन को कहते हैं हम। ठीक है, आगे की और हड्डियां आएंगी तो हम लोग उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर आते आते हमको इस स्लाइड में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको ऐसी मिल गई जो मैं समझता हूँ मोर देन 99% हमको और आपको नहीं पता थी, मुझे भी नहीं पता थी, आपको भी नहीं पता थी, हम लोगों को पता चल गई आज। ठीक है नहीं? ओके फाइन। ये देखिए, मैंने आपसे बोला था ना डेंजर ऑफ लर्निंग एनाटॉमी, तो उसका एक एग्जाम्पल है, ऐसे करके मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाता रहूँगा, तो इसमें आपको मतलब वो होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की। आपको देखना है देखिए, नहीं देखना है तो आंख बंद कर लीजिए, सुन लीजिए आपकी बात। ये देखिए यहाँ पे जो है वो काटा है, उसको बहुत शार्पली इंसाइज्ड है, शार्पली काटा है डेल्टॉइड लिगामेंट को, और उसको जो है वो स्टडी करने की कुछ कोशिश कर रहा है। आपको देखिए ये पॉइंट पॉइंट बहुत सी चीज़ें आपको पीली पीली नजर आ रही हैं, स्ट्रक्चर ऊपर से लगे हुए, ये फैट है ना, हमारी स्किन में कैसे काम करती है, तो आप इसको गौर से देख सकते हैं कि अच्छा हमारी स्किन के अंदर क्या क्या हिस्से होते हैं। ये कैडेवर स्टडी से हमको बहुत अच्छे से समझ में चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है नहीं? ओके फाइन, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। ये कीड़े के साथ क्लिक स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, जिन लोगों ने लेना है। अब हम लोग आगे चलते हैं। ज्वाइंट हाइपर मोबिलिटी। ज्वाइंट हाइपर मोबिलिटी का मतलब होता है कि ज्वाइंट का ये नॉर्मल एक रेंज ऑफ मोशन है, नॉर्मल नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन से भी ये नीचे चला जाए, ये नॉर्मल है। अब ये इधर से ऐसे आ जाए, इधर घूम जाए ऐसे करके, तो इसको जो है वो हाइपर मोबे, हाइपर कहते हैं ना, अबे क्यों हाइपर हो रहे हो यार, इमोशंस में क्यों हाइपर हो रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा क्यों हो रहे हो, हाइपर मतलब बहुत ज्यादा। हाइपर का अपोजिट एनाटॉमी में इस्तेमाल होता है हाइपो। यार आज तो मैं बहुत हाइपो हूँ, अरे हाइपो मतलब, हाइपो मतलब बहुत डाउन हूँ मैं, नीचे यार मूड बहुत हुआ है, तो आज तो हाइपर हूँ मैं, बहुत काम कर लूँगा। सही है, तो ये ज्वाइंट हाइपर मोबिलिटी, मोबिलिटी कहते हैं चलना फिरना, तो ये ज्वाइंट का बहुत ज्यादा चलना, ये तो नॉर्मल है मेरा भाई। ये ज्वाइंट हाइपर मोबिलिटी कई वजह से हो सकती है। ये ज्वाइंट लैक्सिटी, लिगामेंट की लैक्सिटी, लैक्सिटी मतलब उसका ढीलेपन से भी हो सकता है, इंजूरियस भी हो सकता है, इंजरी की वजह से भी हो सकता है, आपकी फिटनेस ट्रेनिंग की वजह से भी आपने ज्वाइंट का वो बढ़ा लिया रेंज ऑफ मोशन, उसकी वजह से भी हो सकता है ना, एक्सीडेंट से भी हो सकता है। तो ये बहुत सारी वजह हो सकती हैं जिसकी वजह से हो सकता है। तो ये ज्वाइंट लैक्सिटी होती है, LAXITY, लीगामेंट की लैक्सिटी मतलब ढीलापन, उसकी वजह से ये होता है। कभी कभी ये बहुत डेंजरस होता है, आप ज्यादा कर लोगे तो ये अपने ग्रूव से निकल जाएगी, हड्डी से निकल जाएगी। आपने शोल्डर ज्यादा वो कर लिया, ज्यादा वो कर लिया, तो पता चला ये अपने सॉकेट से निकल गई, बॉल इसकी बाहर हो गई, बहुत तकलीफ दे होता है।
है ना, जब शोल्डर उतर जाता है तो कंधा उतर जाना जिसको कहते हैं। तो ये जॉइंट हाइपर मोबिलिटी, इसको जो है वो कॉमनली कॉमनली इसको जो है वो डबल जॉइंटेडनेस कहते हैं। डबल जॉइंटेडनेस, जब डबल जॉइंटेडनेस इसका सही तर्जुमा नहीं है, सही अनुवाद नहीं है, लेकिन चूंकि देखने में ऐसा लगता है, आप देखो इस लेडी को, ये लेडी क्या कर रही है, कैसे है नहीं, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ के हिस्से पे या कमर के हिस्से पे या कमर के मतलब पीठ में इनको जो है वो डबल जॉइंट्स हैं। जैसे किसी के 33 जॉइंट्स हैं स्पाइन में, तो इनके 33 नहीं है, इनके 66 जॉइंट्स हैं। किसी को जो है वो हिप जॉइंट पे एक जॉइंट है, तो किसी को इनके एक जॉइंट ऐसा लग रहा है, जिसकी वजह से हम इसको कहने लगे डबल जॉइंटेडनेस। डबल जॉइंटेडनेस टेक्निकल वर्ड, सही वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी इसको रेफर किया जाता है डबल जॉइंटेडनेस। तो समटाइम्स जॉइंट हाइपरमोबिलिटी इज आल्सो कॉल्ड एज डबल जॉइंटेडनेस इन जनरल लैंग्वेज, इन जनरल पार्लेंस। जनरली इसको बोल देते हैं, टेक्निकल टर्म नहीं है, याद रखिएगा। टेक्निकल टर्म इज नॉट डबल जॉइंटेडनेस, टेक्निकल टर्म इज जॉइंट हाइपरमोबिलिटी। जॉइंट हाइपरमोबिलिटी इज द टेक्निकल टर्म, राइट। ये डबल जॉइंटेडनेस आपके जॉइंट्स की पता करने के लिए, जॉइंट हाइपरमोबिलिटी को पता करने के लिए जो है वो बेटन टेस्ट होता है। बहुत सारे टेस्ट है ना हमारे टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन में, सबसे अच्छा टेस्ट मेरी नज़र में, सबसे अच्छा टेस्ट जो है वो बेटन टेस्ट है। ये बेटन टेस्ट आप लेते रहिए, आपको पता चलता रहेगा। इसमें 5 आर्टिकल्स होते हैं, 5 आर्टिकल्स को आप समझ लीजिए। बेटन टेस्ट की एक लिंक मैंने आपको यहाँ दे दिया है, बाकी आप नेट पे खुद भी सर्च कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी आपके पास है, 2 GB 1.5 GB डेटा आपके पास है, आप बेटन टेस्ट के माहिर हो जाइए और अपनी भी जो है वो जॉइंट हाइपर मोबिलिटी है कि नहीं है वो ध्यान रखिए, क्योंकि जॉइंट हाइपर मोबिलिटी पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने को इंजरी से बचा सकें, अपनी हाइपर मूवमेंट से हम अपने को बचा सकें, और उससे हमारे बहुत सीरियस हम प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो आपको ये बेटन टेस्ट आपको जो है वो लेना पड़ेगा। तो देखिए हमारी ये चीज़ यहाँ ख़त्म हो गई है। अब हम लोग जो है वो आज का क्लास हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है, तो लेट्स ऑफ फ्रॉम हियर। यहाँ से हम ख़त्म होते हैं कुरान की कुछ साइन पोस्ट के साथ, कुरान की कुछ वर्सेस के साथ हम लोग यहाँ ख़त्म होते हैं। तो सबसे पहली है मा लकुम ला तनासरून, मा लकुम ला तनासरून, आखिर तुम्हें क्या हो गया है जो एक दूसरे की मदद नहीं करते। परमेश्वर क्या कह रहे हैं, सरस्वती क्या कह रही हैं, आखिर तुम्हें क्या हो गया है जो तुम एक दूसरे की मदद नहीं करते। बल लम तकूनू मुमिनीन, अरे यार तुम तो आपस में भी एक दूसरे की हिफाजत नहीं करते। मैं आपसे कह रहा हूं ना लगातार, खुद भी सीखिए लाइफ स्किल्स, एनाटॉमी इज वन ऑफ देम, और दूसरों को भी सिखाइए, उनकी भी लाइफ को अच्छा करिए, ताकि उनकी भी हिफाजत, वैसे ही कैरियर की हिफाजत होनी चाहिए ना आपके। अगर आपके कैरियर की हिफाजत होनी चाहिए तो दूसरे इंसान की भी कैरियर की हिफाजत होनी चाहिए जो आपके साथ कर रहा है, ठीक है। वही कुरान कह रहा है आपको, बल लम तकूनू मुमिनीन, तुम आपस में एक दूसरे की भी हिफाजत नहीं करते। यार क्या करते, एक दूसरे की मदद नहीं करते, एक दूसरे की हिफाजत नहीं करते। याद रखना, व अम्मा मा यनफउन नास फयमकुसु फिल अर्द, याद रखना जमीन पर सिर्फ वो चीज टिक करके रहेगी जो समस्त मानव जाति की भलाई की होगी। अगर आप एक दूसरे की मदद करोगे, अगर आप एक दूसरे को सुरक्षित रखोगे, अगर अपनी आप मदद खुद करोगे, दूसरों की मदद भी आप खुद करोगे, तो आपको सुरक्षित रखा जाएगा इस दुनिया में। वरना टेंशन में रहोगे, टेंशन में रहोगे, और इसी द्वेष, घृणा, नफरत और बदले की आग, और कौन कौन सी ये सब नर्क की आगे हैं, इन्हीं आगों में जो है वो हमारा जीवन गुजर जाएगा। और जैसा हमारा जीवन इस दुनिया का गुजरेगा, वैसे ही हमारा मरने के बाद का जीवन भी गुजरेगा। तो यहाँ के साथ हम लोग जो है वो अब खत्म करते हैं अपनी बात को। थैंक यू ऑल, टेक केयर, कीप लर्निंग वन न्यू थिंग ईच डे एंड हेल्प अदर्स ऑल्सो इन लर्निंग। टाटा, बाय बाय, गुड बाय। कितनी देर लगी?